रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दो। एक बार मैसेज डाल दो जरा कि सब बच्चे आ जाए। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नीट कौन है हमारे नीट? आज बेटा डेट क्या 9 ना? यस मैम। ठीक है, ऐसे से ओके। कल तुम्हारे टेस्ट है, क्लास नहीं है? मैम किस चीज का टेस्ट है? पूछ रही हूँ, कल टेस्ट है क्या? नो मैम। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस छोड़ रखा है इन्होंने ना, कि आज एनिमल किंगडम कराना था 9 अप्रैल को, 10 को खाली छोड़ रखा है। ठीक है, तो 10 को मैं फिर एनिमल किंगडम करा दूंगी, हम फिर से वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। यस मैम। दैट्स वियर्ड, छोड़ रखा है स्पेस, आई डोंट नो। अच्छा चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। ठीक है बेटा, कौन सा क्या दिख रहा है आपको हेडिंग जो अंडरलाइन करा मैंने? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। एक तो हमने करा था एंटीबॉडी को हम रिमूव कर देते हैं, आपको प्लाज्मिड है पीबीआर 322। यस मैम। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज करके हम लोग ये प्रोसेस कर रहे थे, राइट? तो वो एक तो उसके मदद से आप लोग पता कर सकते हो कि आपका रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, करेक्ट? लेकिन देयर इज अनदर वे आल्सो जिसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, आई थिंक ये ढंग से नहीं हुआ था, मैं एक बार करा देती हूँ उसको। तो मान लो तुम्हारे पास अब दो पेट्री डिश है, उसके अंदर आपके 2 ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट पड़े हैं। एक रिकॉम्बिनेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, इसके केस में क्या है, यहाँ पर आपके पास एक जीन पड़ा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के लिए, और दूसरी जगह कौन सा जीन पड़ा होता है पीपीआर 322 में? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। पर हियर, अच्छा सॉरी, ये क्या है? ये क्या है? दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। हाँ बेटा, इस साइड एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट पड़ा होता है ना, कि टेट्रासाइक्लिन? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस याद रखते हैं, ठीक है? इस पे भी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है। अब इस तरफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की तरफ एक जीन पड़ा है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इसी जीन को हम क्या बुलाते हैं? लैक जी। याद है लैक ऑपरॉन में? यस मैम। तो लैक जी कोड फॉर एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये करता क्या है बीटा गैलेक्टोसाइडेज? लैक्टोज को ब्रेक करता है, समझे? ब्रेक कर देगा, समझे? यस मैम। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट है ना, उसमें हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर लैक जी की जगह हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, GOR। अब हम पेट्री डिश में ना इन्हें अलग करना चाहते हैं, समझे? तो हम अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, आप कहेंगे देखो, हम एक मीडियम ले लेते हैं और इस मीडियम में हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे। क्या सब्सटेंस डालेंगे? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब है ऐसी कोई चीज डालो जो कोई कलर दे। तो क्रोमोसोमिक सब्सटेंस जो हम याद रखते हैं वो है एक्स गैल। व्हाट इज एक्स गैल? इट्स अ केमिकल जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है किसके? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, यस मैम। लैक्टोज के क्या बोलते हैं? इट इज सिमिलर टू लैक्टोज। तो लैक्टोज जैसे ही दिखाई देता है। तो बेटा अगर लैक्टोज होगा मीडियम में तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, है ना? और इसकी खासियत क्या है कि जब भी एक्स गैल ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वो क्या देता है? कलर दे देता है, गिव ब्लू कलर। समझा? यस मैम। इतनी बात क्लियर होगी? मेरे पास एक केमिकल है एक्स गैल जो क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ देता है। ठीक है यार, मैं फिर उल्टा बोल दिया। मेरे पास एक एक्सगेल नाम का केमिकल है जो क्या है? बिल्कुल लैक्टोज जैसे सिमिलर है। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइड आ जाएगा वो इसको तोड़ देगा और ये जब भी टूटेगा ना नीले रंग का कलर दे देगा पेट्री डिश में। क्लियर? यार तुम मुझे बताना
अरे अरे अरे, अब तो मुझे बताना क्या होगा। एक ये मीडियम है, ये वाला मीडियम है, ठीक है। इस वाले मीडियम में मेरे पास लेट्स से एम्फिसियली रेजिस्टेंस जीन बराबर है, और इस वाले में मेरे पास लैक जी वाला जीन पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरे वाले केस में मेरे पास एम्फिसियली रेजिस्टेंस जीन तो पड़ा है, लेकिन लैक नहीं पड़ा हुआ, इसकी जगह मेरे पास पड़ा है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों के पार्ट्स को मैंने किसी थोड़े से बैक्टीरिया को उठा के एक पेट्री डिश में डाल दिया, और इस पेट्री डिश में मैंने बहुत सारा एक्स गैल डाल दिया। इन दोनों को मैंने इसमें डाल दिया, ये ए वाला है मेरा, ये मेरा बी वाला है, लेट्स से दोनों को इसमें डाला। तो मुझे बताओ थोड़ी देर के बाद तुमको कैसी कॉलोनी दिखाई देगी? क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। मैंने दोनों को इसमें डाल दिया, ठीक है। थोड़ी देर के बाद यस मैम। क्या देखने को मिलेगा? किस कलर की कॉलोनी देखने को मिलेगी? याद रखना, Blue. जर्नली गोलाई कैसा होता है? व्हाइट, ठीक है। तो तुमको ब्लू कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पे एंजाइम प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइड, वहां पे ब्लू कलर मिलेगा। हाँ, तो जहां पे ये वाला ए वाला लेग जी वाला हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आया है, वहां पर आपको देखने मिलेगी ब्लू कलर की कॉलोनीज, ठीक है। और व्हाइट कलर की कॉलोनीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप ना पेट्री डिश में देख पाओगे ब्लू का है और आपके पास व्हाइट का है, तो आप किसको अलग निकाल लोगे? आपको चाहिए कौन सा? ब्लू वाला, व्हाइट वाला, ब्लू वाला, व्हाइट व्हाइट वाला, तो व्हाइट वाला बाहर निकाल लेगी, इसके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर आगे इसका प्रोसेस करेगी। समझ आया? यस मैम। ये कंपैरेटिवली इजी था, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी प्लेट्स नहीं लगानी पड़ी है ना, 2-3 प्लेटों में काम हो गया। और कलर से आप एकदम इजीली बता सकते हो ना कौन सी चीज क्या चल रही है, तो कलर से पहचानना इजी होता है। इसी को हम कहते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल का मतलब था कि लैग जी, इस जगह पे लैग जी की जगह आपने क्या डाल दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो लैग जी इनएक्टिवेट होगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ब्लू व्हाइट प्लेटिंग। हाँ बेटा बोल। आप एक बार इससे पहले वाला जो प्रोसेस था उसे रिपीट कर दोगे? बेटा वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो वो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तो आधे घंटे का प्रोसेस है बेटा। रिकॉर्डिंग देख लिया, अगर ना समझ आए फिर बताइए मुझे, ठीक है। चलो, कॉम्पिटेंट होन्स ये आप लोगों ने कर लिया था ना, कॉम्पिटेंट बनाने वाला। यस मैम। चलो अब देख, ये एक तो क्विकली हो जाएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद है तो। नहीं याद है तो मैं बोलती जा रही हूँ, इसको रिकॉल करते जाना। जहाँ फंसो मुझे बताना, ठीक है। हमने करना क्या है, हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसेस कैसे करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को प्रोसेस करने के लिए सेल के अंदर से आपको डीएनए निकालना है या आरएनए निकालना है। तो उसके लिए आपको सेल को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर ही सिर्फ डीएनए लेते हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपको उसके अंदर की सारी चीजें तोड़नी है। तो सबसे पहले 3 तरीके के सेल, देखो ये कहीं पे भी ना प्रोटिस्टा को मेंशन नहीं करता। प्रोटिस्टा जनरली रिसर्च के लिए यूज नहीं होता, तो इसको मेंशन नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। बायोटेक में देखना कहीं भी प्रोटिस्टा जनरली मेंशन नहीं होगा, अभी तक तुम्हारी बुक में नहीं, राइट। तो देखो यही कह रहे, बैक्टीरिया को अगर सेल वॉल तोड़ना है तो उसे लाइसोजाइम से ट्रीट कर दो, ठीक है। इसलिए तो आंखों में से जो आंसू निकलते हैं उसमें लाइसोजाइम होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बैक्टीरिया को तो वो यही किल कर देते हैं, आंखों में घुसने नहीं देते। अगर तुम्हें प्लांट को तोड़ना है तो सेलुलेज से ट्रीट कर दो, एएससी लगा तो एंजाइम है वो सेलुलेज, ठीक है। और अगर तुम्हें फंगस को तोड़ना है तो काइटिनेज डाल दो, क्योंकि काइटिन की सेल वॉल होती है ना, तो तोड़ दिया। बस क्या नहीं डालना है? डीएनए लिखो वहां पे, नोट है डीएनए, क्योंकि अगर डीएनए ही डाल दिया तो कबाड़ा होगा ना, राइट। सब डाल दोगे तो डीएनए निकल आएगा। जब डीएनए निकल आएगा तो वो मीडियम में ऊपर की तरफ तैरेगा, ऐसे मस्त तैरता हुआ दिखाई देगा तुमको, मस्त डीएनए। डीएनए को फिर हम क्या करते हैं, ठंडा ठंडा इथेनॉल डाल देंगे ताकि इसका तैरने का प्रोसेस बढ़िया हो जाए। तो आप डालेंगे चिल्ड इथेनॉल, डालोगे तो डीएनए मस्त तैरेगा। और जब वो तैरेगा तो उसको ना एक क्या डालोगे, एक बड़ी सी स्टिक डालोगे कांच की, ठंडी करके, और उसको ऐसे नूडल्स की तरह घुमा के बाहर निकाल लोगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज कूलिंग लिख लो एनसीईआरटी में, स्पूलिंग है ये, ठीक है। फिर डीएनए निकाल लिया मैंने। अब मैंने डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे काटना है भाई, ये पूरा डीएनए था मेरा, लेट्स से, है ना। मेरे को सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को कतई किसी और चीज से लेना देना नहीं है दुनिया में। मेरे को इसको स्पेसिफिक लोकेशन से काटने में क्या यूज करूंगी भाई? एंडोन्यूक्लियस यूज करूंगी हम। ये तो तुमको मैंने ऊपर पढ़ा दिया वेक्टर के बारे में, है? तो मैं कैसे करूंगी? कुछ नहीं यार, जो मीडियम होता है ना जहाँ पे मैंने अपना डीएनए डाला है, ये मीडियम है,
इसके अंदर मैं मॉलिक्यूलर सीजर डाल दूंगी और इसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, ये अपने आप इसे काट देगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट, समझे? यस मैम। अब मैंने इसको तो काट दिया डीएनए को एक तरफ, और दूसरी तरफ मुझे किसको काटना है सेम रिएक्शन एंजाइम से? जीन ऑफ इंटरेस्ट। प्लाज्मिड। बेटा प्लाज्मिड को काटना है, उसे कैरियर को काटना है ना, ताकि काट के ये इसमें जगह तो बना ले जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने की, ठीक है? तो दूसरी तरफ मैंने इसे काट दिया, और थर्ड स्टेप में क्या करूंगी, एक नई पेट्री डिश लूंगी और उसके अंदर क्या क्या ऐड कर दूंगी? प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट। लाइगेज। बिल्कुल, प्लाज्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, दैट इज लाइगेज। हाँ लाइगेज डाल देना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ेगा ये, ठीक है? और हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बन जाते हैं, याद रखना यार, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है बेचारे का काम, गलती से इसको कुछ और मत बना देना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये जोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप ही पास आने पे जुड़ जाते हैं। अभी कह रहे हैं कि चलो ये तो तुमने कर दिया, मान लो तुम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी, तो ये स्टेप स्किप होता है, ठीक है? ये थर्ड वाले स्टेप से पहले कह रही हूँ मैं कि मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की मुझे मल्टीपल कॉपी बनानी है। अगर इसकी मल्टीपल कॉपी बनानी है तो मुझे क्या चलाना पड़ेगा, इस प्रोसेस में डालू पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है? तुम जीन की कॉपी भी बना सकते हो, पूरे डीएनए की भी बना सकते हो, पर अपन यहाँ पे जीन की बना रहे हैं। पीसीआर का डायग्राम पूरा का पूरा आता है, मैं इसको ऊपर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है डबल फॉर्म में, ठीक है, या फिर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इसको बोल रहे हैं ना। एक्चुअली हमारे केस में यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, नहीं तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ही पार्ट हो गया ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है यार, देख कंफ्यूज मत होना, ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, इसका ही तो तुमने एक फ्रेगमेंट बाहर निकाला है ना बेटा, ये वाला, है ना? जब तूने इसको बाहर निकाला ये भी तो डबल स्ट्रैंडेड है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और यहाँ पे लिख लो डबल स्ट्रैंडेड जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि तुम कंफ्यूज कर। एनसीईआरटी ना लिखते टाइम से कंफ्यूज कर देती, तुम मत होना। अब 3 स्टेप पे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डबल स्ट्रैंड को दूर करो, फिर इनकी कॉपी बनाने के लिए किसी चीज को ऐड करो, उसके बाद इसकी अपने आप कॉपी बन जाएगी। तो 3 स्टेप है इसके, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। देखो डीनेचुरेशन पहले आएगा क्योंकि सबसे पहले तो तोड़ोगे ना, और एक्सटेंशन लंबा करने का काम बिल्कुल एंड में करोगे। तो एनीलिंग का स्टेप बीच में आएगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, ए कहाँ आता है, ये कंफ्यूज करता है। तो याद रख लेना कि ए फॉर एप्पल को अपन ने क्या रखा है, बीच में, ठीक है? अगर एंड में क्या रखा है हमने, ई से एग्जिट, ठीक है? बस इसमें कंफ्यूजन होगी, तो इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है? नाउ डीनेचुरेशन में क्या करोगे, तुम इसको डालो डीएनए को या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालो, इसको हाई टेम्परेचर में ट्रीट कर दो। जब तक इसको पीसीआर मशीन में डालोगे सब कुछ अपने आप होगा। तो जब तुम टेम्परेचर हाई रखोगे, कितना टेम्परेचर लिखवाया था बेटा मैंने, लगभग 95 कितना बोल रहे हो हरीश? 89 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस। 89 डिग्री टू 95 डिग्री सेल्सियस, अलग अलग हो गई। अच्छा इतना ही बोल रहे, टेम्परेचर सही बोल रहे हैं? यस उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पे स्टेप, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम आप सुनाई भी नहीं दे रहा। माइक। अबे हो या चले गए? मैम है। आवाज आ रही है? यस मैम। अरे बीच में क्या हो गया था, मैं सोचू चले कहाँ गई, कब कहाँ तक सुना भाई तुमने?
मैम टेम्परेचर तक सुना था कि 89 to 90। डीनेचुरेशन बता रहे थे कि ये तुम एक साथ क्यों बोलती हो चिकनू मुन्नू सिंह है? एक एक करके बोलो। मैम आप डीनेचुरेशन हाँ बोल। मैम आप मैम, डीनेचुरेशन हाँ प्रीति बोल। मैम आप डीनेचुरेशन का बता रहे थे, उसमें आपने टेम्परेचर बताया था कि कितने टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं। अच्छा वहीं तक सुना है भगवान, उसके बाद का सुना ही नहीं। अरे रे अरे रे कैसे चलेगा रे। ठीक है समझ गई। आओ भाई, मैं वही सोचू यार तुम इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, तुमको पता ही होगा। ठीक है डीनेचुरेशन समझ आए। अब देखो इसको लिख लो, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, एक बार लिखो इसे पेरेंट स्ट्रैंड। तुमने दो स्ट्रैंड अलग कर लिए ना, दो स्ट्रैंड अलग कर लिए। अब एक छोटा सा प्राइमर आके लगेगा। बेटा व्हाट इज प्राइमर? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। बेटा प्राइमर क्या होता है? चाहे सामने तो आरएनए रख दे, चाहे सामने तो डीएनए रख दे, कुछ भी रख दे इसके सामने। प्राइमर एक छोटी सी सीक्वेंस होती है जो इस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो अगर यहाँ पे ए टी लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा, अगर ये प्राइमर है तो यहाँ पे लग जाएगा टी ए। समझे? छोटी सी सीक्वेंस होती है। तो क्वेश्चन इज पेरेंट स्ट्रैंड पे प्राइमर कहाँ जाके लगता है? तो बेटा पेरेंट स्ट्रैंड पे प्राइमर जाके लगता है 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे लगता है। देखो ये पेरेंट का 3 प्राइम एंड है ना, यहाँ पे पेरेंट का 3 प्राइम है। तो प्राइमर देख यहीं तो लगा है, दिख रहा है? यो मैम। यस मैम। ये दिख रहा है? यस मैम। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमर नया स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में बनाता है? नया स्ट्रैंड हमेशा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में ये लगा पेरेंट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे है, लेकिन ये न्यू स्ट्रैंड बनाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ आया? यस मैम। ये दो क्वेश्चन है जिसपे वो आपको कंफ्यूज करेंगे। बेटा क्लियर है सबको? यस मैम। प्राइमर थोड़ा सा स्ट्रैंड बनाता है। अब आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, और स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज है व्हिच इज नोन एज स्टैक पॉलीमरेज। किससे मिलता है आपको ये? एक्वाटिक Aquaticus. थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से मिलता है। तो आप डीएनए पॉलीमरेज डालोगे, प्लस आप डालोगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अबे न्यूक्लियोटाइड्स भी तो डालोगे ना। अब टाइड डाला तुमने, साइड नहीं डाला। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो ये तुम डालोगे इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज के साथ, तो न्यू स्ट्रैंड बन जाएगा और उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। समझ आई? तो अनीलिंग में तुमने प्राइमर डालना है, एक्सटेंशन में तुमने डीएनए पॉलीमरेज डालना है। याद रखना, अनीलिंग इज रिलेटेड टू प्राइमर एंड एक्सटेंशन में एक्सटेंशन वाले पार्ट इज रिलेटेड टू पॉलीमरेज। क्लियर? यस मैम। अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन कॉपी बन जाएगी और 30 साइकिल यहाँ एनसीईआरटी में रन कर रहा है। याद रखना इस डेटा को। चले आगे। यस मैम। मैं तुमको बताया वो सब कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, इतना ही था, इतना ही पूछेंगे। डायग्राम तुम्हारे सामने, इससे ज्यादा क्या पूछ लेंगे यार, तुम खुद ही सोचो। अब वो कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट को आप क्या डालेंगे? होस्ट के अंदर डालेंगे। तुम ऊपर तो पढ़ के आए हो कि होस्ट के अंदर कैसे डालेंगे। कुछ नहीं करोगे तुम। बैक्टीरिया के केस में एक प्रोसेस होता है जिसमें होस्ट के अंदर वेक्टर को डालते हैं। प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर तुम जबरदस्ती डालना चाहते हो तो क्या करोगे? सेल को कॉम्पिटेंट बनाओगे। कैसे कॉम्पिटेंट बनाओगे? Micro injection. ओए इधर आ, क्या बोला? तो माइक्रो इंजेक्शन कैसे बोला बे? है कॉम्पिटेंट के अंदर क्या पढ़ा तूने कि सेल को इस लायक बना दे कि वो वेक्टर ले ले। तो पहले तो उसको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, और दूसरा हमने उसको डाइवेलेंट या बाइवेलेंट आयन से ट्रीट करा था। समझ आई? ये था कॉम्पिटेंट सेल को बनाया। दूसरा था हमने फोर्सफुली डाल दिया विदाउट वेक्टर। तो तू बोल रहा है ना वो विदाउट वेक्टर बोल रही हूँ मैं। तो विदाउट वेक्टर, वेक्टरलेस प्रोसेस में हम क्या करते थे? एक थे माइक्रो इंजेक्शन। कौन से सेल में यूज करते हैं हम? Animal. एनिमल, प्लांट? Animal. एनिमल। और बायोलिस्टिक? प्लांट्स प्लांट। प्लांट पे बंदूक चलाई थी ना, ये पढ़ के नहीं आया, भाग ध्यान से। ठीक है, ये वेक्टरलेस थे। यही करना है तुम्हें। अब तुमने अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या सिलेक्टेबल मार्कर यूज करोगे? दो टेक्निक पढ़ाई है ऊपर मैंने। एक तो तुम वही रेजिस्टेंस जीन वाला कॉन्सेप्ट लोगे, और दूसरा तुम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लोगे। राइट? क्लियर है? बेटा ऊपर पढ़, नीचे आते हैं। ये तो हो गया। अब ये वाला प्रोसेस है तुमको करना है बायोरिएक्टर्स। पता है क्या हुआ? अपने पास बैक्टीरिया है, ठीक है। लेट्स से मैंने बैक्टीरिया बना लिया, 100 बना लिए, ठीक है। और सारे बैक्टीरिया के अंदर मेरे पास क्या पड़ा है? मेरे पास प्लाज्मिड पड़े हैं,
और उसके अंदर लगा हुआ है क्या मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जब एक्सप्रेस होगा, ये जब एक्सप्रेस होगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। अब मुझे 100 बैक्टीरिया से 100 टाइम्स प्रोडक्ट मिल गया, मतलब 100 बॉटल ऑफ प्रोडक्ट मिल गया लेट्स से, लेकिन मुझे फैक्ट्री में बनाना है तो मुझे 100 थोड़ी चाहिए, मुझे तो लाखों बॉटल्स चाहिए ना प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है इन्हीं बैक्टीरिया को उठा के किस में डाल देंगे, बड़े बड़े टैंकर्स में। हाँ, और बड़े बड़े टैंकर जिनके अंदर हमने ये बैक्टीरिया को डाल दिया, ये बैक्टीरिया डाला मैंने, है ना, विद इट्स अंदर का जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट, है ना। तो बड़े बड़े कंटेनर में डालते हैं और इनको अपन क्या बुलाते हैं, रिएक्टर। इन बायोरिएक्टर में ना बैक्टीरिया को हम टेम्परेचर देते हैं, हम उसको पीएच देते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम उसका वेस्ट मटेरियल से निकाल देते हैं और इसमें घुमाते रहते हैं, ये घूमता रहता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है बस बायोरिएक्टर में। फिर उसके बाद हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं जिसमें हम उस प्रोडक्ट में से जो डेड बैक्टीरिया उसको निकाल देंगे, पूरे बैक्टीरिया को निकाल देंगे, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बाहर निकाल के अपने पास यूज करते हैं। समझ आया? यस मैम। तो व्हाट इज बायोरिएक्टर? बायोरिएक्टर वो टंकी है जिसके अंदर सारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का मतलब है उस टंकी में से तुम अपने प्रोडक्ट को निकाल दो और बाकी सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दो। गॉट इट? यस मैम। एक बार इसको रीड करना, बहुत इजी है। ये देखो बायोरिएक्टर क्या क्या प्रोवाइड करता है बेटा, टेम्परेचर सही होना, पीएच सही होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्ट ऐड किए जाते हैं, विटामिन ऐड किए जाते हैं, ऑक्सीजन। ये तुमसे ना थ्योरी क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से, अगर बनाना चाहे तो ये थ्योरी को एक बार पढ़ लेना, लेकिन बिल्कुल सेम जो मैंने तुमको बोला है वही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। लेकिन मैं तुम्हें बायोरिएक्टर से पढ़ा देती हूँ क्योंकि मेरे को डर है हो ना जाओ तुम, मैं इतना पार्ट पढ़ा देती हूँ। क्या हो गया, धुंधला धुंधला दिख रहा है मुझे? यहाँ से पढ़ाते हैं, यहाँ से मौत हो जाती है। द सेल कैन ऑल्सो बी मल्टीप्लाई इन ए कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम का मतलब है एक डब्बा ले बेटा जिसमें दो बैक्टीरिया डालती रहे, ठीक है, और प्रोडक्ट निकालती रहे, और एक छोटी सी पाइप बना दी जहां से वेस्ट भी निकल जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट डालते रहे ना, प्रोडक्ट बैक्टीरिया डालते रहे ना, प्रोडक्ट निकालते रहे ना, इसको कॉन्टिन्यूस सिस्टम कहते हैं। wherein the used medium is drained out from one side, ये जो यूज मीडियम है गंदा वाला उसको यहाँ से निकाल दिया और फ्रेश मीडियम को ऐड करते रहेंगे, ये नया फ्रेश बैक्टीरिया का बैच ऐड करते रहेंगे, ठीक है। इट इज फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव और एक्सपोनेंशियल फेज, ताकि जो बैक्टीरिया है ना वो इसी फेज में रहे, एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज का मतलब क्या है, इंक्रीज इन साइज रहे, हमेशा बढ़ते रहे, इंक्रीज इन नंबर। तुमको पता है एक्सपोनेंशियल फेज वगैरह का बैक्टीरिया का? यस मैम। क्या बनाते हैं ना हम लोग, समय के साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ, है ना, ऐसे बनाते हैं ना बैक्टीरिया नंबर। स्टार्टिंग में एक्लिमेटाइजेशन होता है, जब कोई खासा ग्रोथ देखने को मिलती नहीं है हमें, फिर उसके बाद हमको एक्सट्रीम लेवल ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है, याद है थोड़ा थोड़ा? मैम। है ना, नीचे वाले फेज को तो हम ऐसे लैग कहते हैं, कुछ खास नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। फिर इसके बाद हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। इसके बाद मौत का फेज भी आता है, पर वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, राइट, नीचे आते हैं। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये देखो ना, स्मॉल वॉल्यूम जो मैंने ए डायग्राम में बनाई है, इससे बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, अगर लार्ज क्वांटिटी बनाना है तो डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर ये डब्बे इसीलिए बनाए गए ताकि लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड का मतलब है बैक्टीरिया की कॉलोनीज को तुम अच्छे से खाना वाना दे के उनका नंबर बढ़ा सकते हो, तो प्रोसेस का मतलब ये है। Thus, bioreactor can be thought to as vessels. What are bioreactors? इसकी definition है vessels in which raw material are biologically converted into specific products, individual और enzymes. मतलब प्रोडक्ट या तो कुछ लिक्विड हो सकता है, कोई एंजाइम भी तो हो सकता है ना। तो ये वो वेसल है जहाँ पे आप बायोलॉजिकल, जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल, क्योंकि बैक्टीरिया है, ये फंगल सेल है, तो इसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और ये सारी कंडीशंस उसमें मेंशन है। अब 2 बायोरिएक्टर है, एनसीईआरटी में दिए, लेबलिंग आ जाती है, इनका नाम आ जाता है, इनका फंक्शन इनका पूछ लेते हैं। देखो, सिंपल स्टर्ड है ये, स्टर्ड का मतलब है घुमाते रहने से। नींबू पानी बनाते हो तो उसके बाद चम्मच से उसे घोलते हो ना, तो घोलना है स्टर्ड। तो ये सिंपल स्टर्ड है, और ये स्पार्स्ड स्टर्ड है। स्पार्स्ड का मतलब है ये जो मशीन ऊपर ऑक्सीजन के बबल भेज रही है ना, इसको स्पार्स्ड कहते हैं, ठीक है। खिलखिलाता हुआ पानी, चमकता हुआ पानी, समझ आया? अब इसमें क्या है, आपको इसमें याद रखना है कि इसका सिंपल स्टर्ड का जो बेस है वो कैसा है, कर्व, राइट। इसके बीच में लगे हुए हैं एक पूरी की पूरी रॉड, और उसके आसपास पंखे लगे हुए हैं, दिख रहे हैं पंखे?
Yes, ma'am. यस मैम। पंखे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। यस मैम। तो चुप क्यों हो गए? बोलोगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा, वो तुम्हें चलेगा। बोल मैम बोल बोल रहे रही हैं। हैं। बोल रहे हो, मुझे सुन नहीं रहा। तुमको आवाज आ रही है मेरी? Yes, यस ma'am. मैम। मैम प्रीति अब हाथ कर। बोल प्रीति, क्या हुआ? मैम आप बोल रहे थे कि ना कि पंखे लगे हैं, हमने कहा कि दिख रहे हैं, फिर आपको आवाज नहीं आ रही थी, बट हमें आ रही है हाँ। आपकी आवाज। यस मैम। अरे अरे अरे, इतनी अच्छी जिंदगी कैसे होगी कि मुझे दुनिया का सुनाई नहीं दे रहा पर दुनिया को मेरा सुनाई दे रहा है। हे खराब हो भगवान। गया, है खराब हो गया आपका लैपटॉप। अब हुआ है, जिंदगी अच्छी हो गई है, इससे बढ़िया। हेलो, यस अबे आवाज आ रही है? Yes, ये बेटा जिंदगी तो अच्छी होगी ना। देख, मैं कुछ भी बोलूं लेकिन ये पाखंडी दुनिया का मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इससे अच्छा क्या हो सकता है जीवन में? है कुछ चीज इससे ज्यादा ब्यूटीफुल? बता। नो मैम। हाँ बस फिर, ये जीवन का यही सत्य है। देख, ये पंखे लगे फैंस। फैंस नहीं बोलते इसको, ब्लेड्स बोलते हैं। ये ब्लेडेड इम्पेलर। अरे लेबलिंग आ जाती है, मौत हो जाएगी तुम्हारी। मैं पंखे बोल दिया, तुम पंखे याद करके चले जाओ तो तुम देख लो। देख, कर्व बेस्ड है, यहाँ से स्टेराइल साफ हवा डाल रहे हैं अंदर, ठीक है। स्टेराइल मीडियम चाहिए ना हमें, गंदा इंसुलिन तो नहीं चाहिए हमें। ये ना कल्चर ब्रॉथ, मतलब जो तुमने कल्चर बनाया बैक्टीरिया का, येलो कलर से दिखा रहे हैं। फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, पंखे है और कुछ नहीं। ऊपर फॉर्म ब्रेकर है। तुम खुद सोचो, बैक्टीरिया वगैरह का मीडियम होता है ना, कभी देखना नालों के पास ऊपर झाग बनते हैं व्हाइट कलर की, है ना। तो अपा को फॉर्म नहीं चाहिए। अगर फॉर्म होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो झाग को हटाने की ये फॉर्म ब्रेकर है। अंडरस्टूड? yes, ma'am. ठीक है। इधर से एसिड बेस पीएच को मेंटेन करने के लिए लगा है, और यहाँ पर भी स्टरलाइज्ड एकदम साफ सुथरी हवा को दिया जा रहा है, ठीक है। मोटर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो ये हो गया मीडियम। देख, यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इस साइड से। नेक्स्ट वाले में क्या है? कुछ नहीं, इसमें एक ही पंखा लगा जो यहाँ से घूम रहा है। दिस इज अ फैन। फैन ही है। और नीचे इसने बबल वाले मीडियम रख दिए कि यहाँ से बबल आते रहेंगे ऑक्सीजन से। तो ये जो गैस आ रही है ना अंदर, ये सरफेस एरिया से भरा देती है एरिया के अंदर, ठीक है, अच्छे से। अरे पंखे की घूमते हैं, ये घूमते हैं ताकि ऑक्सीजन चारों कोने में चली जाए। तो बेटा एरोबिक बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं ये लोग, है ना, इकोलाई। तो ये पंखे घुमा के चारों तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई करा देते हैं ताकि प्रोसेस अच्छे से हो पाए। तुमसे तो ही पूछेंगे, बेटर पूछ लेंगे, ये बेटर है। इसमें सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा बनता है। देख, इसमें प्लेन प्लेन है ना, यहाँ तक प्रोसेस हो सकता है। लेकिन इसमें उबड़ खाबड़ है। जिसमें भी उबड़ खाबड़ होता है ना, चीजों का सरफेस एरिया बढ़ गया। समझे? Yes, ma'am. अब देख, ये बात मेरी प्यार से समझना। किया क्या है बायोरिएक्टर में? बायोरिएक्टर में तुमने क्या करा? इंक्रीज प्रोडक्ट नंबर बढ़ा देना तुमने प्रोडक्ट का। बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन तुम्हें इसके बाद करना क्या है? प्रोडक्ट को बाहर निकलना है और उसको साफ सुथरा करके बोतलों में पैक करके बेचना है, राइट। तो उन प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की डिटेल नहीं देते तुम्हें, लेकिन पूछते इसमें करते क्या हो। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस अलग है, बायोरिएक्टर अलग है, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो तुम प्रोडक्ट को क्या करोगे? पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लोगे, फिर उसको तुम प्रिजर्व कर लोगे, और प्रिजर्व करने के बाद तुम उसको मार्केट कर दोगे। समझ आई? Yes, यहाँ ma'am. पे मैंने वर्ड लिखे हैं, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि नीट का ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज सेपरेशन। तुम पहले तो सेपरेट कर लो प्रोडक्ट को, बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट निकाल लो, बाकी सब छोड़ दो। फिर उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करो। बेटा सेपरेट करने के बाद भी प्योरीफाई करना, कौन सा डेड बैक्टीरिया, कौन सा जिंदा बैक्टीरिया, और उसके बाद उसकी क्या कर दो तुम? प्रेजर्वेटिव डाल दो, ठीक है। पूरे प्रेजर्वेटिव डाल देना, एंड देन उसकी मार्केटिंग होगी। तो 3 स्टेप है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, ये तीनों लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके, मैम। Yes, ma'am. इतना सही था ये सब। आज नेक्स्ट पे चलूं। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये तो छोटू है, ये छोटे चैप्टर का भी छोटा चैप्टर है। इसके बाद ना 1 घंटे में हो जाएगा ये। फिर मैं तुमको बायोटेक के क्वेश्चन भेजूंगी। जिसके पास तो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो अपने बुक से कर लो, नहीं तो मैं तुमको क्वेश्चन भेज रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन लगाना, और बायोटेक के यूनिट का ना एक टेस्ट वाले क्वेश्चन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है वो एक साथ भेजूंगी, दोनों लगा लेना। डन हो जाएगा तुम्हारा बायोटेक। इससे पेपर तो आते ही है। डन, आज ही खत्म कर लेंगे इस पार्ट को। ओके, Yes, ma'am. देखो ये थ्योरी ये तुमको पढ़नी पड़ेगी। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कितने क्रिटिकल एरियाज है? ये 3 की ये बात करते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी तुम हर चीज में यूज कर सकते हो यार, दवाई बनाने के लिए, क्रॉप को मॉडिफाई करने के लिए, नए तरीके के खाने बनाने के लिए,
वाटर ट्रीटमेंट के लिए ब्ला 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 ब्ला। ये तेरे 3 एरिया जिस पे अपन ज्यादा फोकस करते हैं। पहले तुम बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढो। कैटलिस्ट इज व्हाट, बेसिकली एन एंजाइम ना। Yes, ma'am. दूसरा, तुम इसकी मदद से अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ इस एंजाइम के वर्क करने के लिए। और तीसरा, एंड में तुम अपना प्रोसेस निकालो, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये 3 एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ज्यादा तुमको ये पढ़ के समझ में भी नहीं आएगा, बस ये लाइन से फेमिलियर हो जाएगा और कुछ नहीं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या यूज है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो कि तुम फर्टिलाइजर डालने की जगह उनके प्लांट को मॉडिफाई कर दो, उसको फर्टिलाइजर की जरूरत ही ना पड़े। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ऐसे माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कर दो तो तुमको उसके अंदर कोई केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइक्रोब्स मदद करते हैं। जैसे बीटी कॉटन अभी केस करेंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, सारे क्रॉप ही ऐसे ले आओ जिनको बीमारियां ना होती। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने तुमको नोट्स बनाने को बोला था, उसमें से देख लेना, बनाया हुआ है? यो अच्छा, देख लेना एक बार, उसमें से रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं जिसमें ये ध्यान देने की बात है, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई और एनिमल। किसको नहीं इंक्लूड करा? प्रोटिस्टा नॉट इंक्लूडेड, जगह ही नहीं दे रहे हैं उसको, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। इनके साथ इनको हम यूज करते हैं जिनके जीन्स को हम मॉडिफाई कर देते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसका जीन हिला दिया उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? इसके रीजन दे रहा है ये यार, 5 रीजन दे रहा है। हर चीज को समअप किया जा रहा है, ऐसे नहीं तो थ्योरी पढ़ते जाओगे 1 करोड़ साल तो कुछ नहीं होगा। समअप कर दो उसको, 5 रीजन है उसके। पहला, हम चाहते हैं कि जो भी क्रॉप है, हम प्लांट को दिमाग में लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा क्रॉप, ऐसी गोभी बना रही हूँ जो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल सके। अगर बाहर सूखा पड़ जाए, इतनी गर्मी है यहाँ पर, बाहर सूखा पड़ जाए तो ये गोभी चल जाए, मेरी गोभी की फसल हो जाए। ठीक है, पहला ये। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस। रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, डिपेंडेंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब कि जो मेरी गोभी है ना, मैं उसको ऐसा मॉडिफाई करूँ कि इसको फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही बहुत सही से चल रही है। ठीक है, इसको कोई पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही सही से चल रही है। तो मेरी गोभी में कीड़ा ही नहीं लग रहा क्योंकि मेरी गोभी के जीन इस तरीके के हैं कि कीड़े उसे खा ही नहीं रहे। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जब मैं गोभी को हार्वेस्ट करती हूँ, मतलब काट पीट के मार्केटिंग करती हूँ ना, तो ये इतनी सही गोभी है ना कि इसके पत्ते एकदम खिले खिले बनते हैं, उसमें कोई गंदगी नहीं होती, इसकी रूट्स एकदम क्लीन टाइप की बनती है, सॉर्टेड सी बनती है। तो मैं इजीली हार्वेस्ट करके इसको मार्केट में भेज देती हूँ, मतलब खराब गोभियां कम पड़ती है। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मेरा कम हो जाए। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। ये जो मेरे गोभी का प्लांट है ना, इसकी रूट्स इतनी अच्छे तरीके से डेवलप होती है ना कि मिट्टी में जितना, ये जिस मिट्टी में लगी है सॉइल है ना, उस सॉइल से ये न्यूट्रिएंट को धीरे धीरे खींच सकती है आराम से। तो ऐसे क्या होता है, मिट्टी का सही यूज होता है। ठीक है, तो इससे ना फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन रहती है। जब प्लांट ढंग से उससे न्यूट्रिएंट लेता है ना, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता, तो मिट्टी भी सही रहती है। इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। मैं इस तरीके से गोभी के जीन को मॉडिफाई कर लूं कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए। पहले मुझे मान लो विटामिन ए, वैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस का एग्जांपल है। मान लो अब तुम्हें गोभी ऐसे मार्केट में मिलने लगी है जिसमें बहुत ज्यादा आयरन है, तुम गोभी खाओ तुमको आयरन मिल जाएगा। वैसे ही विटामिन ए रिच होते हैं राइस, गोल्डन राइस गोल्डन गोल्डन कलर के दिखते हैं, उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया गया, आइस के लिए अच्छे होते हैं, गुड फॉर आइस। ओके डन। Yes, ma'am. तो बेटा 5 पॉइंट है कि क्यों हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको ये फायदे हो सकते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. अबे वो यस मैम। हंसने की क्या बात है, इसमें से नहीं, ये बात है बे। बाहर निकल जा, दांत आ रहे तेरे, हट। देख, अब हम करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस का केस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इसका नाम है। Yes, ma'am. Bacteria का. बैक्टीरिया। ये 3-4 चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद तुमको खुद ही पता है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है हमारा, अरे यार लाइन क्यों नहीं सही पड़ती। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इज बेसिकली हमारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है? एक जीन है Trygene. जिसका नाम है क्राई। छोटा सी या बड़ा सी? C. छोटा सी क्राइजीन। क्राइजीन जब एक्सप्रेस होता है तो क्या बनाता है? Protein. ट्राइप्रोटीन कैसे होते हैं? Inactive form में. इनएक्टिव। बट इन एल्कलाइन पीएच क्या बन जाते हैं? Active. एक्टिव। और एक्टिव करके क्या करते हैं ये? किल इंसेक्ट। Damage कर देते हैं. इंसेक्ट्स को मार देते हैं। ठीक है, यही कॉज कोई इसका बेसिक लॉजिक है। ये पत्ता है, ये पत्ता पर्पल कलर का कहाँ से हो गया? क्या खा लिया इसने? हरा बनाएंगे, हम का बायोलॉजी डिफिकल्ट कर रहे हैं। ये पत्ता है, पत्ते का ब्लेड है।
यहाँ पे कहीं बैक्टीरिया बैठा है, दिख तो रहा नहीं होगा किसी को, मस्त बैठा था, बैसिलस thuringiensis, ठीक है। अपना क्या काम करते हैं, पता इसको भी तो चाहिए ना जगह रहने के लिए, मस्त बैठा है। यहाँ पे गलती से कीड़ा आ गया, लेट्स से वी कॉल इट बॉलवर्म, चलेगा? यस मैम। बॉलवर्म बस पत्ता खा रहा था, पत्ते खाते खाते गलती से बॉलवर्म भैया ने क्या खा लिया, बैक्टीरिया। 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 है ना, इसने बैक्टीरिया खाया, थोड़ी देर में ये मर गया, थोड़ी देर में तुम क्या देखोगे, बॉलवर्म का क्या हो गया, इट्स डेड। Death. जब इसकी डेथ होगी ना, ऐसे ही बहुत सारे बॉलवर्म जब मरेंगे ना, तो बाकी बॉलवर्म को आइडिया हो जाएगा कि ये वाले प्लांट को खाने में ना थोड़ा दिक्कत है यार, तो वो उस प्लांट से थोड़ा दूर होने की कोशिश करते हैं। ये चीज एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर ली थी कि कुछ पत्ते हैं जिसके ऊपर ना बॉलवर्म नहीं सर्वाइव कर रहे, बाकी सब पे लगे हैं। तो साइंटिस्ट ने ये पत्ता उठाया और जब उसने पत्ते को ऑब्जर्व करा, उसको क्या मिल गया उसके ऊपर, बैक्टीरिया। क्या मिला, बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या करा, बैक्टीरिया निकाला और बैक्टीरिया के अंदर से क्या निकाल लिया, क्राइजीन। क्राइजीन। बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का क्राइजीन है, उसने क्राइजीन ही निकाल लिया, तेरा दो उधर दो हमें चाहिए। तो उन्होंने क्राइजीन निकाला, जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया हमारा। यस और जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर तुमको प्लांट सेल में डालना है, कौन सा बैक्टीरिया यूज करोगे इसके लिए, वेक्टर की तरह? बैक्टीरियम टूरिफिशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, याद रखना, प्लांट के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन यूज करते हैं एज ए वेक्टर, है ना। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन ये रहा उसका प्लाज्मिड, और उसके अंदर मैंने डाल दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको अपन किस में डाल देंगे, इनटू इक्वलाई। प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में डाल दिया। अब जो नया प्लांट बना है, ये जो नया प्लांट बना है, ये कैसा प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब इसके हर सेल के अंदर क्या बना बैठा है, क्राइजीन। प्रोटोक्सिन बना के रखा है इसने, हाँ क्राइजीन है, एक्सप्रेस होकर प्रोटोक्सिन बना के रखता है, ठीक है। अब इसके किसी भी पार्ट पर अगर कोई भी बॉलवर्म वगैरह कोई भी वर्म लग गया, तो उसके साथ क्या होगा, उसके पेट में जाके डेथ हो जाएगी उसकी। टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। और टॉक्सिन करता क्या है, टॉक्सिन क्या करता है, म्यूकोस को डैमेज कर देता है। मिड गट में जा रहा है, ध्यान से सुनना, टॉक्सिन मिड गट में जाता है और वहां पर छोटे छोटे छेद कर देता है। छोटे छोटे छेद करने से क्या होता है, उस जगह पर सुनना, उस जगह पर क्या हो जाता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और फाइनली जब सेल की स्वेलिंग होती है, वो धीरे धीरे फिर क्या कर जाता है, फट जाता है, सेल की हो जाती है लाइसिस। जब सेल की लाइसिस होती है तो फाइनली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ये लाइन यहाँ लिखी है, दैट दिस टॉक्सिन कॉज सेल स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, ठीक है। तो ये दोनों को अंडरलाइन करो, अंडरस्टूड। लेकिन मैं फिर भी बीटी कॉटन एक बार अपने सामने पढ़ाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं तुम्हें कतई समझ आया या नहीं। सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, सम बैक्टीरिया के स्ट्रेन, जेनेटिक मटेरियल स्ट्रेन बोलते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज लेपिडोप्टेरिन, कोल्यूप्टेरिन एंड डिप्टेरियंस। ओके, एलसीडी वर्ड याद रख सकते हैं तुमको, टीवीज में आते थे पहले एलसीडीज। तो लेपिडोप्टेरिन जिसके अंदर तुमको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म मिलेगा, कोल्यूप्टेरिन के अंदर तुमको छोटे छोटे बीटल्स मिलेंगे, बीटल्स तो तुमने देखी है, कोल्यूप्टेरिन, एंड डिप्टेरियंस आर फ्लाइज एंड मस्कीटो। तो तुमको याद रखना है किसका एग्जांपल कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो उसको, एलसीडी। जर्नली जो बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन है ना, वो मेनली इंसेक्ट्स के अगेंस्ट है, नेचर ने ऐसे बनाया। सो बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल, वो इनएक्टिव प्रोटीन को प्रोटीन क्रिस्टल कहते हैं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो अपनी ग्रोथ में ना वो ये क्रिस्टल बनाते हैं, इनएक्टिव है लेकिन बनाते हैं। दिस क्रिस्टल कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन का मतलब है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाया ना उसके क्राइजीन में, वो प्रोटीनेशियस है नेचर में और इंसेक्टिसाइडल है, मतलब इंसेक्ट को मारते हैं। Why does this toxin not kill the bacillus? वो इसको बैसिलस को क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि बैसिलस बैक्टीरिया है, वो इंसेक्ट को मारने वाले हैं और ये सेकेंडली इनएक्टिव रहते हैं। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये इंसेक्ट जब इसको खाता है ना, तो ये एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है, समझ आई? यस मैम। अरे क्यों चेंज होता है, ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच को अंडरलाइन करो, ठीक है। द एक्टिविटी टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट, मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है, इसको अंडरलाइन करो। और बाइंड करने के क्या बात क्या करता है, स्वेलिंग करा देता है सेल में और फाइनली सेल की लाइसिस कराता है, जिससे बैक्टीरिया अपना इंसेक्ट मर जाता है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू, बहुत सारे प्लांट में करा है आपने, कॉटन में करा है, टोमेटो में करा है, ब्रिंजल में करा है। चॉइस ऑफ जीन, कौन सा जीन हम यूज करेंगे डिपेंड करता है किस पेस्ट को हम टारगेट कर रहे हैं।
बीटी टॉक्सिन है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो बीटी टॉक्सिन कैसे है, इंसेक्ट्स के खिलाफ है, याद रखना। वहां पे तुमको वायरस लिख देंगे वो कंफ्यूज करने के लिए, याद रखना एनसीईआरटी ने इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक बोला है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन, जीन का नाम क्या है, क्राई, एक है क्राई 1 ए बी है ना, यस मैम। क्राई 2 कौन सा है, ए बी। ए बी। अरे पहले मैंने ए से लिखा है। क्राई 1 AC है और क्राई 2 AB है। ये कर है क्राई 1 AC और AB दोनों थे, क्राई 2 AB एंड AC, AB एंड AC ये देखना दोनों है बेटा। AC भी मैम। सी ये यहाँ गलत लिखा है, क्राई 1 EC क्राई 2 AB, एक और था क्राई 1 AB, ये तो रहा क्राई 1 1 AB। ये तो है यार, यही है ना, एक बार देख लें, यस मैम यही है। एक बार चेक करना जरा नीचे, मेरे को वाला दिख रहा है, तो ये तीनों देख यस लो, मैम यही है। यही है। यही है मैम। Yes, यस ma'am. मैम यही है। यही है मैम। यस मैम है। ये तो अपा ने कैसे Yes, याद किया था, अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो हम देख ही सकते हैं कि हम सारे एक बार को लिए कंफ्यूज हो गए। तुमने कैसे याद करा था कि जब हम रूम में आते और बहुत गर्मी होती है तो मैं तुमको क्या बोलूंगी, अबे एसी चला, है ना। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट चीज मैं आकर रूम में ये देखूंगी कि भाई एसी नहीं, एसी चलाओ, बहुत गर्मी है, मार दोगे क्या मुझे, राइट। और ट्राई टू एबी, बस ऐसे करके थोड़ा सा याद किया था। ये उसके जीन्स के नाम है, मतलब बहुत सारे मल्टीपल जीन है इसके पास। याद जो रखना है वो ये कि मैं तुमको ऊपर बॉल बॉम्ब करा दूं, जो बॉल बॉम्ब करा रही हूँ उसका जीन कौन कौन सा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। एबी वाला किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, सिर्फ कौन बोल रहा है यार, जो कॉर्न के प्लांट को खाते हैं। और ये दोनों किसके लिए यूज हो रहे हैं, कॉटन बॉल का। और बॉल बॉम्ब, समझ आए। यस मैम। यो मैम। मैंने सही सही अंडरलाइन करा, देखना जरा, चेक करो। यस यस क्या, ट्राई 1 AB कौन बोल रहा है, ट्राई 1 AC एंड ट्राई 2 AB, हाँ बोल, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख ले, ठीक है, ऐसे देखने में थोड़ा इजी लग रहा है। पहले वाला कौन बॉर्डर और दूसरे वाला तो बॉल बॉम्ब पढ़ रहे थे, तो ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो बॉल बॉम्ब पढ़ रहे थे, यानी कि 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। क्लियर, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, ये बहुत है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी में याद है। चलो आगे। यस मैम। ये लगा हुआ है, ऐसा हो जाता है बेचारा, ऐसे बनने की जगह इसी को हम सॉल्यूट कर, इसकी सॉल्यूशन निकाल। नेक्स्ट आता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस बता दूं, यस मैम। ये मुझे कॉपी में बताना पड़ेगा। आवाज आ रही है बेटा, यस मैम। यार इधर करते हैं एक बार यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं तुमको सच में समझ आया या नहीं, है ना। बीटी कॉटन या बीटी टॉक्सिन का केस कर रहे हैं हम। बीटी कॉटन, तो सबसे पहले हमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम Bacillus बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis के पास अलग अलग टाइप के जीन है, उसके जीन का नाम क्राइजीन। ठीक है। क्राइजीन की 2 अलग अलग वेराइटी, 3 वेराइटीज है, ठीक है। तो मैं क्लास में सबसे पहले आऊंगी, दैट मींस क्राई 1, फिर हम लिखेंगे एक और बार क्राई 1 और उसके बाद क्राई 2। 1 और क्राई 2। क्लास में आते सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी, अबे AC ऑन कर। अबे एबी एसी, और दूसरा वाला क्या है एबी। इतना क्लियर, यस मैम। क्लियर। ये जो लास्ट के दोनों है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस इंसेक्ट को मारने के लिए, बॉल बॉम्ब। और पहले वाला मक्की के ऊपर रहता है ना, अब याद रखें, ठीक है। हाँ, अब बैसिलस thuringiensis की जो जीन है ना, ये स्पेसिफिकली किसके अगेंस्ट बनते हैं, अगेंस्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर भी हमने वैरायटी करी थी, टीवी की वैरायटी से याद करा था, LCD। एल स्टैंड फॉर लेपिडोप्टेरन। क्या बताओ, लेपिडोप्टेरन। C स्टैंड फॉर Foliopteran। D स्टैंड फॉर डिप्टेरन। डिप्टेरन। डिप्टेरन हमारे वो मस्कीटो वगैरह हो गए। कोलियोप्टेरन हमारे कौन से हो गए, क्यूट से नहीं होते बीटल, तो C से क्यूट है देना बीटल, और जो बचा वो L में डाल देना, राइट।
इसके बाद Yes. हमारे थोड़े से इधर आते हैं बैसिलस thuringiensis। ये इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर अच्छे से करके जाएंगे। अब बीटी कोटिन का जो बैसिलस thuringiensis है उसको जो क्राइजीन है, क्राइजीन हमारा बनाता है इनएक्टिव प्रोटीन। इनएक्टिव प्रोटीन का नाम क्राई प्रोटीन। Proteins. है ना, इसी को बोलते हैं हम क्राई, सी कैपिटल रहेगा क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन को इनएक्टिव है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉक्सिन। Protoxin. ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इंसेक्ट खा लेगा इसको, तो इंसेक्ट की गट में जाकर ये कितना पीएच होता है, एसिडिक बेसिक, Alkaline. एसिड बेसिक, बेसिक मींस एल्कलाइन नॉट एसिडिक। एल्कलाइन जाएगा और उसके कौन से गट का कौन सा पार्ट, फोर मिड हाइट, Midgut. मिडगट। मिड मिड गट की कौन सी सेल्स, एपिथेलियल एपिथेलियल सेल एपिथेलियल सेल्स के अंदर करता क्या है, वो चीजें करता है क्या, वो swelling को परफोरेशन कर देता, उसके बाद उसकी लाइफ हो जाती है। lysis कर देगा। लाइसिस cold कर देते हैं, और इंसेक्ट क्या हो जाता है, डेड। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तसल्ली होगी मेरी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट इज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस पहले पढ़ा दो, फिर देख लेते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर जो आप प्लांट यूज करते हो, प्लांट किस प्लांट के लिए बना है, गुटका। हाई होगा तुमने गुटका तो है, नो मैम। हंस क्यों रही है फिर, है तो जल्दी बता, अभी लगा के आई होगी है ना। No, ma'am. तो टबैको प्लांट को बचाने के लिए देखो, बायो टेक्नोलॉजी टबैको प्लांट बचा रहा है, टबैको दुनिया खा रहा है। अच्छा सोचो, एक नीमेटोड टबैको खाता है तो उसके क्या दांत खराब होते होंगे, No, ma'am. नो मैम क्यों उसको आदत होगी मैम खाने की। क्यों, अबे नीमेटोड के दांत ही नहीं होते, जैसे तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता, क्यों, क्योंकि है ही नहीं। दिमाग ही नहीं है। हाँ मान गई है ना, लेकिन सोचो जो नीमेटोड टोबैको प्लांट पे फीड कर रहा होगा वो तो झूलते ही रहता होगा ना नशों में, टोबैको खाने से तो नशा होता है। सही है, तो वही बात होगी, किसी नीमेटोड पे गलती से हमने पैर रख दिया तो वो बोलेगा आई एम सॉरी भाई। वो खुद ही सॉरी बोल देगा, उसको थोड़ी पता है वो तो नशे में है ना, सही बात है। Yes, ma'am. यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, सारी फालतू की चीज पे एग्री हो जाना है ना। तो झूलते झूलते लिमिटोड को हम कैसे झुला देते हैं उसकी बात है आरएनए इंटरफेरेंस। तो टोबैको का प्लांट लिया हमने, ठीक है, इंडस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत थी, और प्लांट्स पे भी होता है लेकिन हम तंबाकू पढ़ेंगे, हमारी मर्जी। तो टोबैको प्लांट के ऊपर एक निमेटोड लग जाता है, निमेटोड इज एसके हेल्मिट्स, राइट। तो निमेटोड का नाम क्या है, मिलेडोगाइनी, याद कर लो इसको, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निटो में वेबसाइट से लाते हो ना, वीडियो गेम्स एंड ऑल, चलाए को। नो मैम ये देख, ये मेरे को तेरे से ही उम्मीद थी, इनके यू की मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अब मिलेडोगानी ये गाने सुनते सुनते जाता है, टोबैको प्लांट खाता है, फिर झूमता रहता है। तो मिलेडोगानी इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट को खा लेता था, उसकी रूट्स खराब करता था, न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता, प्लांट निकल लेता है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा आरएनए इंटरफेरेंस करेंगे। मतलब क्या है, हम लोग प्लांट के अंदर आज से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, हम उसके अंदर एक स्पेशल जीन डाल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, गड़बड़ी हम करते हैं मिलेनोगाइनी इनकॉग्निशिया में कि जब ये प्लांट को खाए ना तो इसकी मृत्यु ही हो जाए। अब देखो, चाहे ये निमेटोड है तब भी इसके अंदर कुछ तो एसेंशियल जीन्स होते होंगे ना। Yes, ma'am. एसेंशियल जीन्स का मतलब है वो जीन्स जब एक्सप्रेस होकर प्रोटीन बनाएंगी, ये प्रोटीन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये जीन नहीं होंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ आई बात। So essential genes are the genes which are essential for the survival. अगर वो नहीं होगा तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखो, अगर गॉल ब्लैडर हटा देते हैं तो फिर भी हम लोग जी पाते हैं ना, लेकिन किसी का लीवर निकालो, लीवर निकलने के बाद जी जाओगे, लीवर निकलने के बाद नहीं जी पाओगे, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ प्रोटीन है मेरी बॉडी में जो बहुत एसेंशियल है, उन प्रोटीन के बिना मैं जी नहीं सकती, इंसान नहीं जी सकता। वैसे ही मिलेडोगानी इनकॉग्निशिया का इंपॉर्टेंट जीन हमने ढूंढ लिया है और उसके साथ हम लोग करते हैं छेड़छाड़, समझ आई। Yes, ma'am. यस मैम। तो मैंने क्या किया, ये रहा मेरा मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया का जेनेटिक मटेरियल, लेट्स से ये है, मैंने निकाला इसको, इसका जेनेटिक मटेरियल है, बोल लो, Miletogamy इनकॉग्निशिया। मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इजी रहेगा ना, तुमको जेनेटिक इंजीनियरिंग कराइए। ये इसका एसेंशियल जीन है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने पहचान लिया इसका एसेंशियल जीन। मैंने क्या कर लिया, लैब में कॉपी बना ली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री।
मैंने लैब में इसी की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना ली इसी की मदद से। तो ये देख, ये इसका एसेंशियल जीन है और ये मेरी कॉपी है, कॉपी बना ली मैंने कॉपी, ठीक है। अब मेरे पास इसकी एसेंशियल जीन की कॉपी हो, क्लियर? Yes, ये ma'am. यस मैम। कॉपी वॉपी बना के बढ़िया से रख दिया, ठीक है। अब इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज। मैंने ये किया, अगर ये जीन है तो मैंने इस जीन को, ये मेरा है जीन कॉपी वाला, ठीक है, जीन कॉपी, इसको मैंने वेक्टर के साथ लगाया। प्लांट के अंदर डालना है तो कौन सा वेक्टर यूज करूंगी? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियन, बेटा यही यूज करना है, बार बार बोल रहे हैं, याद रखिए। अगर एनिमल सेल में डालना है तो किससे वेक्टर निकालोगे? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, अरे वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये लिया मैंने, इसको मैंने किसमें डाल दिया? इनटू प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में डाल दोगे ना तुम, तो लिखो, मैं प्लांट का सेल दिखा देती हूँ। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, ये जीन तो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या बना देगा? प्रोटीन। हम्म, प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देगा, करेक्ट। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनाएगा ये, लेकिन ये ना कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये देखो, अगर कोई भी जीन है तो एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या प्रोसेस होता है पहले? मैम क्वेश्चन ये पूछा। अगर ये डीएनए का सेट है तो ये रेप्लिकेट करेगा। कौन कौन से प्रोसेस होते थे? पहले होता था डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ना, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में स्ट्रैंड बन जाता है एमआरएनए का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद प्रोटीन बनता है, ऐसे होता है ना Translation, ma'am. Yes, sir. बेटा। ये प्रोटीन नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ एमआरएनए तक का रहेगा, क्योंकि ना प्लांट के सेल के पास मैकेनरी नहीं है इससे आगे प्रोटीन सिंथेसिस की, तो ये सिर्फ एमआरएनए बनाकर छोड़ देता है, समझे? Yes, ma'am. ठीक है, बस याद रखना कि एमआरएनए दोनों टाइप के बनेंगे। तो यार यहाँ पर आगे कंफ्यूजन हो जाती है, देखो दो टाइप के एमआरएनए बनते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। सिंगल नहीं बनाता, ये बहुत सारे बनाता है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो दो एमआरएनए स्ट्रैंड बनेंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, समझ आई? Yes, ma'am. अभी वेट करता है किसी मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया का इसको खाने के लिए। तो ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं ना एमआरएनए के, वे सीधा किसके अंदर जाते हैं? मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया के अंदर। तो बढ़िया से बना देते हैं मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया, बढ़िया तो है नहीं। अब मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया के अंदर एक क्या होता है ना, ये जो डबल स्ट्रैंड है, उनका बनाते हैं यार, ये सेम बना दूं, कंफ्यूज जाओ। तो ये जो मिलाडोगानी इनकॉग्निशिया के जो दोनों स्ट्रैंड है ना, इसको ब्रेक करने के लिए प्रोटीन आता है जिसका नाम है डाइसर। डाइसर आएगा और इसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे पार्ट में बन गया, छोटे छोटे स्ट्रैंड बन गए, छोटे छोटे हमारे यहाँ भी बन गए, ये भी छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बन गए। इसके बाद एक और फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं रिस्क। डाइसर और रिस्क अगर भूल भी जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अब रिस्क क्या करेगा, जब एक्चुअल में मिलाइडोगानी इनकॉग्निशिया में ये जो एसेंशियल जीन था, उसके पास तो अपना एसेंशियल जीन है ना, उसका जब एमआरएनए बनता है ना, तो उसका एमआरएनए प्रोटीन में चेंज नहीं हो पाता। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है ना, ये छोटे छोटे आरएनए इंटरफेरेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, इनको इंटरफेरिंग फ्रेगमेंट कहेंगे। ये जाते हैं और इसके साथ जाकर लग जाते हैं। तो जो एक्चुअल एमआरएनए था, एसेंशियल था, जो इस मेलाडोगानी इनकॉग्निशिया के लिए, उसके साथ छोटे छोटे आरएनए इंटरफेरेंस के फ्रेगमेंट लग जाते हैं और इसकी वजह से आगे प्रोटीन नहीं बनाते। तो अगर प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली प्लांट के साथ क्या होगा, ये जो छोटा सा मिलाइडोगानी है इसके साथ क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी। समझ आया? Yes, ma'am. यस। देखो ये क्या है ना, ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इसको एक बार रीड जरूर करना बेटा, 1 मिनट इसको रीड जरूर करना, एक बार इसको रीड करना, फिर मेरे को अगली क्लास में दोबारा बता। बिना रीड करे समझ नहीं आएगा, समझ आई? ओए ओए ओए, रुक कैसे गया बे तू? ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनते हैं? क्या बेटा दोबारा बोल। एमआरएनए क्या? के मैम एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे बनते हैं, क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके बनेंगे ना, हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं ना इसको, और उसको इकट्ठा करके वापस अंदर भेज देते हैं। हम लोग लैब में इसके बनाते हैं। मैम अंदर बल्कि बताया कि बनते हैं, लीफ में नहीं बनते। तो मुझे ना इसको बंद करने दे। अब बोल एक बार जरा, मेरे को तेरी आवाज कम आ। मैम मैम आपने वो सारी अब बोल। मैम वो जो आपने डायग्राम लीफ में बनाया है
वो सभी हम लेबोरेटरी में बनाते हैं फिर। यार ये क्या पूछ रहे हैं, सॉरी फिर नहीं सुनाई दिया, दोबारा कोई मेरे को बताना क्या पूछ रहे हैं, सुन रहा है तो। मैम बोल रही है कि जो हमने लीव में बनाया था फिर वो हम उसको लेबोरेटरी में बनाते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं। मैम नया लैपटॉप ले लो। चुप कर दो। तुम्हारी तो आवाज आ रही है, मुझे सिर्फ मनीषा, मेरे को एक्चुअल में सिर्फ मनीषा की आवाज नहीं आती है फॉर सम रीजन। तुमको क्लियर आती है वो अलग बात है, तो चुप कर। पायल बोल। के बाद दोबारा रिपीट कर दोगे? अबे रुक जाइए क्लास के बाद, ठीक है फिर कर Yes, देती हूँ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, देख ले वो कह रही है उसको मनीषा की आवाज कम आती है, नलायक को। नहीं मैम हमें तो आती है ढंग से। अच्छा है ना, तेरे को तो मेरी नहीं आती। एक काम कर, कल बर्थडे था मेरा, तू भेज दे मेरे को लैपटॉप, ठीक है। यो मैम सुनो, एड्रेस। हाँ फोल्ड करने वाला भेजो मुझे, ठीक है, वो जैसे फोल्ड हो जाता ना नोटबुक यो मैम। वो भेजियो मुझे, ठीक है। और मेरे को बता दियो। ये देख मनीषा टाइपिंग कर लो चैट। ये देखिए ये प्रीति आई है। मनीषा डाउट नहीं क्लियर हो तो तुम चैट में लिख सकती हो। हाँ बेटा लिख सकती है, इसने दे दी परमिशन तुझे। अपना लिख। यार क्या हो तुम लोग हैं। आओ इधर आओ। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। ओहो हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंसुलिन। अरे यार इंसुलिन की कहानी तो तुमने सुनी थी। इंसुलिन का क्या लॉजिक है, दो जो मेच्योर इंसुलिन होता है, एक होता है इमेच्योर, प्रो इंसुलिन क्या देते हैं। प्रो इंसुलिन में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं। 3 ए किसके साथ बॉन्डेड होता है। सी। अरे यार ये जहर बातें करता है ना ये तो। सी और ये रहा। बेटा बी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कौन सा बॉन्ड बनाता है। डाइसल्फर। ठीक है, ये तो हमारा प्रो इंसुलिन है। और जो हमारा एक्चुअल इंसुलिन है इसकी हो जाएगी मॉडिफिकेशन, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होते हैं ना, वैसे मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के बाद हमारा बन जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन में कौन कौन से स्टैंड होते हैं। ए और बी। ए बी और एक के साथ लगा होता है हमारा पैरा बी। प्रॉपर्ली बनाएंगे बी, है ना, यही होता है ए और बी। गुड राइट। तो इंसुलिन की जरूरत बहुत है दुनिया में यार, डायबिटीज तो हर दूसरे बंदे को हो रखी है। तो इंसुलिन को लैब में बनाने की दिक्कत ये थी कि जीन निकाल के तो मैं डाल दूं किसी बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर मैं डाल दूं तो ये तीनों चेन बन जाती थी ए बी सी। अब बैक्टीरिया के पास ऐसा कुछ था नहीं ना कि वो सी को काट के बाहर निकाल दे। रिस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस ये काम नहीं कर रहे थे, तो हमें चाहिए था मेच्योर इंसुलिन। लेकिन जब भी हम बैक्टीरिया के साथ काम कर रहे थे तो हमको मिल रहा था सिर्फ ये प्रो इंसुलिन लेवल तक का। तो यहाँ कंफ्यूजन थी। तो इस चीज को ठीक करने के लिए कौन सी कंपनी आई थी हमारी प्यारी प्यारी इली लीली। एली लिली 1983। एली लिली में 1983 इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, कुछ मत करो तुम जीन को अलग अलग निकाल लो। इन्होंने कहा एक चेन बनाने वाला जीन लो, ठीक है, और बी चेन बनाने वाला जीन ले लो। ये दोनों एक ही कलर के कहां से आ गए, दोनों जीन लो, दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दो, अलग अलग बैक्टीरिया। इनको करा दो ग्रो, ग्रो करा दोगे तो बहुत सारी कौन सी चेन बन जाएगी। ए एंड बी। हाँ ये ए चेन बन गई मेरे पास किसकी, प्रोटीन की। और वहां कौन सी बन गई, बी चेन बन गई किसकी, प्रोटीन की। करना क्या है, इन दोनों को उठा के एक साथ डाल दो एक डब्बे में, और इस डब्बे में तुमको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। इस डब्बे में डालो, इससे ज्यादा तुमको बताते भी नहीं कि क्या क्या कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। इस डब्बे में डाल दो इन दोनों चेनों को पास में, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और तुम्हारे पास क्या बन गया, इंसुलिन। इस इंसुलिन को हम क्या बुलाते हैं, ह्यूमुलिन। ये कलर यूज किया था हमने, जो मैंने तुमको बोला वो सब यहाँ लिखा हुआ है। इस डायग्राम को लेवल आ सकता है, प्रो इंसुलिन है ये, ठीक है। ए और बी है, ये बीच में सी है। तुमने क्या किया, ए और बी पेप्टाइड को अल्टीमेटली बॉन्ड बना दिया, दिस इज एन इंसुलिन। और ये फ्री सी पेप्टाइड है, अपन इसकी फॉर्मेशन करते ही नहीं है, है ना। सी पेप्टाइड तो इन्होंने बनाया नहीं ना एली लिली ने,
तो इन्होंने ये काम करा कि दोनों चेन को अलग अलग बना के साथ में जोड़ दिया। पहले प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम आर्टिफिशियली बना रहे थे ए बी और सी चेन बनती थी और आपस में जुड़ जाती थी, लेकिन एली लिली ने सी चेन को कंस्ट्रक्शन को ही रोक दिया। समझ आया? बस याद रख लेना, सी चेन को निकालना है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं बीच में, किसके बीच में, ए और बी चेन के बीच में। ध्यान से देख लो यहाँ पे, सी चेन के साथ कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है ना, बनाना भी मत। क्लियर? यस मैम। यो बस बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। हीमोलिन इसका नाम होता है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी का क्या मतलब है? अरे कोई बच्चा पैदा हुआ है, कौन है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। बेटी आवाज आ रही है तुम्हें? यस मैम आ रही है। यो मैम। देख रहा आवाज आ रही है इनको, इनका लैपटॉप मेरे लैपटॉप दोनों ठीक है। मैम आपका हो जाता है बीच बीच में खराब। तो यार रुकिए उसके बाद, ठीक है मनीषा, हम गुफ्तगू करते हैं इसके बाद। रुकिए इधर आओ, जीन धरी। ओके, ये रहा डीएनए और ये रहा इसका जीन। जीन जीन जीन, लेट्स से ये जीन बनाता है, जब ये एक्सप्रेस होता है तो बन जाते हैं हमारे टी सेल्स। इमेजिन, ठीक है, जब भी एक्सप्रेस होगा तो टी सेल बनाएगा। अगर ये जीन काम करना बंद करते तो क्या नहीं बनेगा? टी सेल नहीं। टी सेल नहीं बनेगा, है ना? तो मैंने कहा जीन बावला हो गया, जीन खराब हो गया। जीन थेरेपी में मैं क्या करूंगी, मान लो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, बी वाला केस है, तो अगर ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो व्हाट विल आई डू इन जीन थेरेपी, मैं इस जीन को बाहर निकाल दूंगी पहले तो, ठीक है। हम स्पेसिफिकली जीन को बाहर निकाल सकते हैं। मैं जीन को बाहर निकालती हूँ, खाली स्पेस बना देते हैं, ये खाली स्पेस बनी, और इसकी जगह पे मैं सही वाला सेम जीन डाल दूंगी, ठीक है। तो दिस इज अ करेक्ट जीन, करेक्ट जीन। तो मैं करेक्ट जीन डालूंगी तो फिर क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेगा और एक्सप्रेस करने से क्या बनेगा? टी सेल्स। टी सेल्स। समझ रहे? तो इट इज लाइक, हाँ, तो इट इज लाइक तुम्हारी शर्ट में बटन लगे हैं ना, सारे बटन जीन है। मान लो ऊपर वाला बटन सही से काम नहीं कर रहा, तो तुमने क्या किया, वो बटन को उखाड़ के फेंक दिया और उसकी जगह नया बटन लगा दिया, अब वो काम कर रहा है। समझे? यस मैम। यो जी, मैम। इसको कहते हैं जीन थेरेपी। अगर तुम चाहते हो कि ये बिल्कुल सही से जड़ से खत्म हो, तो तुम क्या करो, स्टेम सेल्स के साथ पंगे लो। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स वो सेल होते हैं जो सारे सेल्स को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम टी सेल के साथ खेलना चाहते हो, तो अगर मैंने थोड़ा सा ब्लड निकाल के, प्लाज्मा निकाल के टी सेल को रिप्लेस कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। टी सेल की तो लिमिटेड लाइफ है, कुछ मंथ में खत्म हो जाएगा वो। तो क्या करो, लॉन्ग बोन पे जाओ, ठीक है, यहां से तुम निकालो अपना स्टेम सेल्स, इसको निकाल ले स्टेम सेल्स को, और इन स्टेम सेल्स के अंदर ये जो तूने करा है ना, करेक्ट जीन डाला है, इस करेक्ट जीन को डाल दे। मैं यहाँ डाल दूं करेक्ट जीन, ठीक है। अब इस वाले को, करेक्टेड रिकॉम्बिनेंट को वापस से डाल दे इसी हड्डी में। बेटा जो स्टेम सेल्स है ना, वो बार बार मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के, ये बार बार टूटेंगे और बार बार पॉलिफरेट होंगे और ये बहुत सारे टी सेल बनाएंगे। तो ये बीमारी हमेशा के लिए क्योर होगी ना, क्योंकि तूने स्टेम सेल ही रिप्लेस कर दिया। समझ आई बात? नहीं समझ आई? यस मैम। अरे नहीं आई तो बता दो, आई है तो बता दो। मैम फिर से रिपीट कर दो। हाँ बता देती हूँ, बता दो ना, फिर नहीं समझ आई तो क्या होगा। ये बच्चा बना लेते हैं, 2 बच्चे बना लेते हैं यार, अलग कलर के 2 बच्चे बनाते हैं, 2 कलर है हमारे पास, कमाल है। ठीक है, दिक्कत क्या है, दोनों बच्चों की कंडीशन एक ही है, तो जेनेटिक मटेरियल है, इसमें ये जो जीन है ना, जीन, इसमें क्या आ गया, डिफेक्ट। ठीक है, इस बच्चे के जीन में आ गया डिफेक्ट, तो इसका स्किन कलर कैसा हो गया, स्किन कलर मैं तुम या फिर हॉर्मोन के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, टी सेल ही रख लेते हैं, नो टी सेल। ठीक है, इतना क्लियर, नो टी सेल्स। यस मैम। यस मैम। है ना? दिक्कत समझ आ गई तुमको, प्रॉब्लम क्या है? यस मैम। भाई दिक्कत समझ आई या नहीं, पहले ये तो बताओ। यस मैम। ठीक, दिक्कत समझ आ गई तुमको, ठीक है। अब इसका फेस बना लेते हैं, डरावना बच्चा लग रहा है मेरे को, डर लगेगा, रात सपने में आएगा। तो मैंने क्या किया, हमने ना इंजेक्शन से निकाल लिया इसका टी सेल्स है, थोड़े से हमने इसके सेल्स निकाल लिए,
बाहर, ठीक है। उन सेल्स में मैंने क्या किया, उसका उस सेल्स के अंदर हमने क्या किया, टी सेल्स का डिफेक्ट है ना, यो मैम। Yes. तो मैं कंपेयर करके बताती हूँ, कंपेयर करके बताती हूँ। तो मैं क्या करूँ, अगर मेरे को इसके अंदर टी सेल्स का डिफेक्ट है, मैं एक चीज कर सकती हूँ कि मैं इसके अंदर सिंपली क्या डाल दूँ इंजेक्शन से, टी सेल। क्या डाल टी दूँ, सेल्स को हाँ, तो मैं फर्स्ट कर देती हूँ ऐड टी सेल्स डायरेक्टली। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, है तो बढ़िया तरीका, मैंने टी सेल डाल दिया, प्रॉब्लम क्या है। मैम वो टाइम इसमें स्क्वायर देते कितना होता है वो? हाँ, आफ्टर अ व्हाइल दे डाई, है ना, नॉर्मल लाइफ है उनकी, देन अगेन टी सेल रिक्वायर्ड, है ना, अगेन इंजेक्शन चाहिए होगा, सही बात है। यस Yes, मैम। ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. क्या नहीं तो बच्चा बेचारा हॉस्पिटल में रह जाएगा, इसके साथ तो बहुत दिक्कत है। अच्छा, ऐसी बात है, तो ठीक है, फिर एक काम कर लो कि कुछ सेल्स को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। सेल्स को मॉडिफाई बताऊं या ना बताऊं, ज्ञान के लिए बताने का, नहीं छोड़ो, ज्ञान मतलब बेटो तुम नीट का पेपर दो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर तरीका है कि इसकी हड्डी देखो, मैं यहाँ बना देती हूँ एक बैकबोन, ठीक है, एक बैकबोन की हड्डी लेती है, या फिर लॉन्ग बोन ले लो, थाई बोन ले लो। जो ये बोन्स होती है इसी कॉर्नर में ना, यहाँ पड़े होते हैं बैकबोन के पास, ये जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का क्या है ना, ये स्टेम सेल पड़ा है, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में डिवाइड होता है, ठीक है, और ये डिवाइड होकर आपकी बॉडी में क्या बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी में से एक डब्ल्यूबीसी आपका होता है लिम्फोसाइट, और उसमें से एक लिम्फोसाइट होता है आपका टी लिम्फोसाइट। टी सेल, हाँ, टी एंड बी सेल्स में से टी सेल, राइट। तो तुमने क्या करना है, सीधे स्टेम सेल्स को निकालो, स्टेम सेल का तुम निकालो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये रहा इसका डीएनए, इसके पास यानी जीन है ना एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये जीन का ही तो डिफेक्ट है, इसी जीन में डिफेक्ट हुआ होगा, इसका डिफेक्टिव जीन निकाल लिया तुमने बाहर, और इसकी जगह तुमने क्या डाल दिया, मॉडिफाइड जीन, ठीक है, तो करेक्ट जीन डाल दिया तुमने इसके अंदर। मैं इसको फिर भी स्टेप में बता देती हूँ, तो लेट्स से ये इसका डिफेक्टिव जीन है, बेटा अगर जीन में डिफेक्ट है तो सभी सेल्स के जीन में डिफेक्ट होगा ना, तो ये जीन है हमारा डिफेक्टेड। मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, किसके साथ रिप्लेस कर दिया, स्टेम सेल के साथ। किसके साथ रिप्लेस करा, न्यू टाइप के करेक्ट जीन के साथ। बेटा ये स्टेम सेल है, ये उसी का डीएनए है, और उसी के डीएनए में जीन गलत था, तो मैंने उसकी जगह सही जीन डाल दिया, करेक्ट जीन। अब ये करेक्ट जीन कहाँ से आया, लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी में मैंने किसी और ह्यूमन से वो जीन निकाल लिया, ये लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बना लिया, तो तुमने आर्टिफिशियली बनाना है और उसको फिर करेक्ट जीन की पोजीशन में डाल दिया, तो यहाँ पे तुमने करेक्ट जीन डाल दिया। अगर करेक्ट जीन डाल दिया तो अब क्या बनेगा, टी सेल बनेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो करेक्ट जीन वाला डीएनए है इसे उठाया, और इसको उठा के मैंने किस में डाल दिया, लेट्स से इस बच्चे में डाल दिया, वापस री इंट्रोड्यूस। जब मैंने री इंट्रोड्यूस हुआ कर दिया, तो अब क्या होने लगता है कि इस बच्चे में Yes. टी सेल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म होने लग जाएंगे, हमेशा के लिए काम हो गया ना, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कभी मरते नहीं है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल प्लांट में होते हैं ना, ये वैसे ही है बेटे, ये मरते नहीं, चलते रहते हैं जीवन भर, कुछ टाइम के बाद इसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल चल जाते हैं ये समझ आया क्या किया है। यस मैम। खराब जीन को निकाल दो, उसकी जगह सही जीन को डाल दो इन स्टेम सेल्स, जिसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, क्लियर। Yes, ma'am. तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपके बोन मैरो में सही सेल्स है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो आप अपना बोन मैरो डोनेट कर सकते हो। बोन मैरो क्या होता है ना, हमारी बॉडी में बनता रहता है, तो बोन Yes, मैरो हम डोनेट कर सकते हैं। तो अभी इस चीज के लिए सलमान खान बहुत फेमस है, दैट ही हैज डोनेटेड हिज बोन मैरो। बोन मैरो डोनेट करना थोड़ा पेनफुल काम होता है, तुम सोचो ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इंजेक्शन से बोन मैरो निकाल रहे हैं, तो फॉर्म ऑफ ब्लड निकालते हैं, तो बोन मैरो निकालने में पेन रहती है, और थोड़ा सही डॉक्टर से कराना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ पेन रह जाती है। पर ये है बहुत अच्छी टेक्निक, आप किसी को ऐसी जेनेटिक डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं, समझे। Yes, ma'am. यो मैम। बेटा ये लिखा है, तब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ के सुना दो ये जीन थेरेपी एक बार। यस मैम। कोशिश करते हैं। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद हेरिडिटरी डिजीज, किसी को हेरिडिटरी डिजीज है, फैमिली टू फैमिली जा रही है, कैन ए करेक्टिव थेरेपी इज टेकन फॉर सच डिजीज, ऐसी कोई थेरेपी है जो उसको ठीक करने के लिए यूज हो,
जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो जीन थेरेपी अपन किसको ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं? जीन थेरेपी टू ट्रीट किसको? हेरिडिटरी डिजीजेस को। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। Yes, ma'am. क्वेश्चन आएगा तो तुम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में चले जाओगे, फिर क्वेश्चन यहाँ से आया। Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in a childhood and embryo. अगर एम्ब्रियोनिक लेवल पे कर दो ना तो बच्चा हमेशा के लिए ठीक होता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चले तो चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज करते हैं ताकि बच्चे को ठीक कर पाए। Here genes are inserted into a person's cell and tissue to treat a disease. इसमें क्या करते हो? एक अच्छा जीन डालते हो, ये कहते हैं ना जीन इंसर्टेड। जीन्स आर इंसर्टेड, कौन से जीन्स की बात हो रही है? करेक्ट जीन्स। पुराने गंदे जीन को निकालो, करेक्ट जीन को डाल दो। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene, देखो normal और correct gene into an individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional gene. तो ये कौन सा हमारा है? डिफेक्टिव जीन, ठीक है। वही कहा है इसने, डिफेक्टिव जीन को निकाल के अच्छा वाला जीन आप डाल दो। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसको दी थी? 1990 में 4 साल की बच्ची को दी थी, और उसको किस चीज की डेफिशिएंसी थी? ADE डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। इसकी वजह से डिजीज होती है। डिजीज कौन सी होती है? Kid. Kid. स्टैंड फॉर Severe combined. सीवियरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा आपके टी सेल्स इफेक्ट होते हैं। आपने वो मूवी देखी है द स्काई इज पिंक? No, ma'am. बेटा द स्काई इज पिंक में जो बच्ची होती है ना, उसको स्किड हो रखा होता है। स्किड डिजीज के ऊपर वो मूवी बनी है, ठीक है, रियल स्टोरी है इसी, राइट। तब उसमें ये थेरेपी यूज नहीं हुई थी, तो आप उसको एक बार देखना, अच्छी मूवी है, ठीक है। तो 4 साल की बच्ची के ऊपर ये चलाया गया था टेक्निक, और ये वर्क कर रही थी उसको। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ये जो एंजाइम है ना, एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए, क्योंकि किसी की प्रेजेंस में टी सेल की मैच्योरेशन होती है। तो ये ना हो ना, टी सेल मैच्योर नहीं होता, स्किड हो जाता है बच्चे को, तो वो ना छोटी छोटी इन्फेक्शन से मर सकता है। टी सेल मेन तो आपको इम्यूनिटी देते हैं ना। सो द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। तो बच्चे के केस में क्या है कि उसके डीएनए में कौन सा जीन खराब हो चुका है? एडिनोसिन इसलिए एंजाइम भी नहीं बनता। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्यूर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। बोन मैरो को ही पूरा ट्रांसप्लांट कर दो, वो कह रहे हैं। या फिर ये किसी में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है कि आप बाहर से एडिनोसिन डीएमिनेज देते हो, राइट। लेकिन इन सबके साथ प्रॉब्लम क्या, थोड़ी टाइम के बाद नहीं बहुत अच्छे से चल पाया। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप ना उसका जो जीन है उसी को रिप्लेस कर दो हमेशा के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? जब फीमेल प्रेग्नेंट है ना और उसका एम्ब्रियो है, अगर हमारे पास अच्छी सी टेक्निक है, जैसे एमनिसेंटेसिस होते हैं, वो हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता देती है। तो अगर आप इसी स्टेज पे पता कर सकते हो ना कि बच्चे को प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम मिल गई, तो मदर के वूम्ब के अंदर ही बच्चे के अंदर सही जीन डाल सकते हैं। अगर हम करेक्ट जीन अभी डाल देना, तो फिर ये जो बच्चा बड़ा होगा, इसके सेल में बहुत सारी माइटोसिस होगी, तो हर सेल में ऑटोमेटिकली सही जीन चला जाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे आप ये वर्क करो। समझ आया? Yes, ma'am. अब याद रखना, ये ह्यूमन सेल है ना। तो ह्यूमन के केस में अगर आप एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफर कर रहे हो जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे को बताओ क्या यूज करोगे? वेक्टर, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस, याद रहेगा? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये यहाँ लिखा भी है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाए तो बढ़िया रहता है। इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। लेकिन कुड भी क्यों लिखा है, हमेशा परमानेंट क्योर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ऐसे प्रोसेस की गारंटी नहीं होती। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर ये प्रोसेस किया जाए, सब कुछ सही है, फिर भी उसकी बॉडी एक्सेप्ट ना करे। अगर बॉडी ने पहचान लिया कि तुमने बाहर से कुछ भी कर डाला है, तो उसकी बॉडी उसी पर अटैक कर देती है। ये पता है ना तुम्हें? Yes, ma'am. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, राइट। तो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालते हैं ताकि बॉडी को लगे बॉडी का ही पार्ट है। तो ये परमानेंट क्योर की तरह ट्रीट हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से परमानेंट नहीं है। तो चाहे हमने इसकी टेक्निक जीन रिप्लेसमेंट कर ली है, लेकिन कभी भी ये चांसेस हो सकते हैं कि वो जीन वर्क करना बंद कर जाए, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स पे अटैक करते हैं। तो ये कभी भी हो सकता है, और इसका हमारे पास कोई रीजन नहीं है। बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है वो वर्क करते हैं या नहीं। पर ये अच्छा तरीका है जीन थेरेपी डिजीज को ट्रीट करने के। समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एक लाइन है जिससे क्वेश्चन आया था, आ गया। ये न्यू एनसीईआरटी है, इसमें शायद लिखा नहीं है, ये कहीं लिख लो, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है। पीसीआर जो होता है ना, किस लिए यूज करते हो?
मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। हाँ, मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट से डीएनए की बनाने के लिए। पीसीआर आप यूज करते हो इसलिए भी टू डिटेक्ट एचआईवी। एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए भी हम पीसीआर यूज कर लेते हैं। कैसे? किसी इंसान को एचआईवी है, हम उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल से हम उसके क्या करते थे, उसके जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कह लो या फिर सॉरी तुम उसका मैम ये पुरानी एनसीईआरटी में भी लाइन। मिल गई यस मैम। Yes, पेज ma'am. नंबर लाइन 212। लाइन नंबर कौन सी है बेटा बताइए? Ma'am, second पैरे की 6th line. ये वाली ना, ये मैम न्यू में भी लिखी है। न्यू बुक में लिखे है ना, यहाँ भी इसलिए नहीं लिखा है। नहीं यार ये मैम लिखा है। 17 amount of DNA PCR now used to detect PCR is HIV. now. मैम सेकंड पैरे की 6th लाइन में। यस मैम इससे Can you नीचे। explain how? यस मैम। मिल गई। PCR is now routinely used to detect HIV suspected AIDS patient. वैसे PCR के अलावा HIV के लिए क्या क्या यूज करते हो? और अबे यार अलाइजा क्या हो गया तुम्हें? Yes. यस ma'am. मैम। एलाइजा यूज करते हो और Western blotting. हैं? अबे सदर्न ब्लॉटिंग Yeah. क्या यार? पीसीआर यूज कर सकते हो, ठीक है, एलाइजा यूज करते हैं, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट, सदर्न ब्लॉटिंग, समझ आया? हाँ, सदर्न ब्लॉटिंग से कंफर्मेटरी टेस्ट, चाहे एलाइजा कर भी लो, वो ये नहीं मानेंगे तुमको एड्स हो गया या किसी को एड्स हो गया, पीसीआर कर भी लो, एड्स नहीं मानते जब तक सदर्न ब्लॉटिंग में पॉजिटिव ना आए, समझ आई? Yes, ma'am. तो ये 3 टेक्निक है जो आप करते हो। अब आप पीसीआर आप समझ चुके हो, एलाइजा के आप डिटेल में नहीं जाते हो, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, पेशेंट तो एक्चुअली 3-4 तरीकों का एलाइजा होता है। एनसीईआरटी मेंशन तो करती नहीं, लेकिन एनसीईआरटी एक लाइन मेंशन करती है एलाइजा के बारे में, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है। देख, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। तो कुछ नहीं करना है, जो पेशेंट है मेरा, पेशेंट का ब्लड सैंपल लो। अब ब्लड सैंपल के अंदर तुमको क्या क्या मिलेगा उसके ब्लड में, बताना। एक तो तुमको जेनेटिक मटेरियल किसका मिलेगा? वायरस, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर एक पेशेंट की बॉडी में वायरस है तो उसके खिलाफ क्या बन गई होगी उसकी बॉडी में? एंटीबॉडी। Antibody. एंटीबॉडीज। हाँ, एंटीबॉडीज। तो क्या करेगा, कैसे डिटेक्ट करेगा? या तो वायरस को पहचानने की टेक्निक यूज कर ले या एंटीबॉडी को पहचानने की टेक्निक यूज कर ले। दोनों केसेस हमारे होते हैं एलाइजा में, ठीक है। तो एलाइजा एंटीबॉडी भी पहचान सकती है और एंटीजन को भी पहचान सकती है, समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो वैसे एक बार वापस से पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया तो था तुमको एलाइजा, लेकिन इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है, ये लाइन याद रखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ओके, मान लो अगर मेरे को एंटीबॉडी मिल गई, सुनो 2 केसेस सुन लो, बताना तुमको समझ आया या नहीं। पहला केस है, मेरे पास ना पेशेंट की एंटीबॉडी है, उसकी बॉडी में से मुझे एंटीबॉडी मिली है, तो मैं क्या करूंगी, टेस्ट ट्यूब में एंटीबॉडी डाल दूंगी। मैंने एंटीबॉडी डाल दी, एंटीबॉडी बाई शेप की होती है ना, H2L2, है ना। और मैं बाहर से क्या डाल दूंगी, बाहर से मैं डाल दूंगी एंटीजन, ठीक है। मैं करूंगी क्या, इन एंटीजन के ऊपर ना चमकने वाले पोंग लगा दिया मैंने, ठीक है, चमकने वाले पोंग। तो जैसे ही एंटीजन अपनी एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेंगे, ये मुझे कैसे दिखेंगे, यूवी लाइट में शाइन। तो अगर ये शाइन कर गए, इसका मतलब क्या है कि मीडियम में क्या प्रेजेंट थी, बॉडी। एंटीबॉडी, एड्स के खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, मतलब पेशेंट को एड्स है। और अगर ये नहीं शाइन करे तो मतलब पेशेंट को एड्स नहीं है। मान लो मैंने मीडियम से एंटीजन निकाल लिया, ये मेरे एंटीजन पड़े, ठीक है, ब्लड के पेशेंट के ब्लड से एंटीजन निकाल दिया। अब मैं इसके ऊपर क्या डाल दूंगी, बाहर से लेबोरेटरी से मैं क्या डालूंगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। हाँ, तो ऐसे लगेगा एंटीबॉडी, उल्टा लगा दिया मैंने,
इस बार मैं क्या करूंगी, कलर किस पे डालूंगी, एंटीजन पर यार जो लेबोरेटरी से डाल रही हूँ उसी कलर किसके ऊपर लगा सकती हूँ मैं, जो मैं लेबोरेटरी से डाल रही हूँ ना, कौन सी चीज लैब से डाल रही हूँ मैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तो इसके ऊपर पॉन्ग लगा दे कलरफुल। तो अगर हम मीडियम चमका, इसका मतलब ब्लड के अंदर क्या था, एंटीजन तो इसको एड्स था, और अगर अगर एंटीबॉडी डालने से कलर नहीं आया, इसका मतलब एंटीजन नहीं था, तो क्या पेशेंट को एड्स था। नो मैम। कभी कभी ये फॉल्स टेस्ट भी दे देता है, किसी किसी का एलाइजा पॉजिटिव हो सकता है, उसको एड्स नहीं होगा, तब डॉक्टर करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग से कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि एड्स है या नहीं। बट इस सदर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस याद है, यस मैम। पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस कर ले। अब ना इल्यूशन मत करियो, तो ये जेल है, जेल के ऊपर क्या पड़े हमारे, अरे डबल एल कहां से आ गया जेल में, जेल के ऊपर हमारे पास क्या पड़े होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, डीएनए आरएनए प्रोटीन। बेटा तीनों चीजों के लिए डेली इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कर सकते हो, लिख लो। डीएनए के लिए कर सकता है, आरएनए के लिए भी कर सकती हो, और प्रोटीन के लिए भी कर सकती हो। फ्रेगमेंट्स आ गए छोटे छोटे, लेट्स से आरएनए के फ्रेगमेंट्स आ गए, राइट। अब तुझे क्या करना है, इसमें इल्यूशन नहीं करना है। इल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैम बाहर निकालना, हाँ उखाड़ के बाहर निकालना। इसकी जगह इसके ऊपर ना एक छोटी सी शीट लगा, इसे कहते हैं नाइट्रो सेल्यूलोज शीट। इसको ऐसे समझ ले जैसे पनीर किसी चीज को छानने के लिए हम मसलिन क्लॉथ लेते हैं ना, मसलिन क्लॉथ, ठीक है, ये इसके ऊपर लगा और इसको दोनों को से प्रेस कर ले दोनों हाथों से। देख लियो, यस मैम। एग्रोजेल का स्लैब है और ये नेट्रोसेलुलोज शीट है, तो मैंने इसको पास में रखा और पूरा प्रेस कर लिया। प्रेस करूंगी ना तो ये सारे जो फ्रेगमेंट्स है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रेस करने से सारे फ्रेगमेंट यहाँ शिफ्ट हो गए नेट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर। तो अब इस प्रोसेस को मैं बोलूंगी ऑटो रेडियोग्राफी। तुमने ऐसे करके जो शिफ्ट करा दिया ना, ऑटो रेडियोग्राफी होती है, समझ आया। यस मैम। रेडियोग्राफी करी तुमने, उसके बाद क्या करोगे, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे 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 आवाज आ रही है। यस मैम। यस मैम। अब मैंने लेट्रोसेलुलोज शीट को याद रख दिया, इसके बाद सारे फ्रेगमेंट्स आ गए। या मेरे को हमारे पास ना ऑलरेडी पहले होता है, देखो नई डिजीज नहीं पहचान पाओगे तुम इन टेक्निक से, नई कैसे पहचानोगे, अपने पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पुरानी हुई हुई डिजीजेस को पहचान सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है यार, ये लाइन पे ना इस साइज में जो आएगा ना तो वायरस का है जेनेटिक मटेरियल। मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर डालूंगी यूवी लाइट। यूवी लाइट डालने पे चमक जाएगा, चमकने पे जब मुझे सेम फ्रेगमेंट मिल जाएगा मैं समझ जाऊंगी इसको एड्स वायरस हो रखा है। इसे कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, समझ आया। तो हम ना साथ में एक्चुअली रेफरेंस स्ट्रैंड लगते हैं, तो तुमको हम कभी बताते नहीं है, ये रेफरेंस स्ट्रैंड होता है। रेफरेंस स्ट्रैंड्स के साइज के बेसिस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यार अगर इतना साइज आया ना तो एचआईवी का वायरस है, ठीक है, और इतना स्ट्रैंड मुझे इस पेशेंट में दिख रहा है, मतलब इसमें एचआईवी का वायरस जा सकता है। ओके, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज सदर्न ब्लॉटिंग। और इस केस में अपने जो करा था ना शीट के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी, समझ आया। यस मैम। यस मैम। ऊपर आते हैं, ये इजी है। ट्रांसजेनिक एनिमल, तुम एनिमल के सेल्स को मॉडिफाई करके उसमें सेल वापस डाल दो, ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया। जैसे एक माइस है, चूई बना दे, चूई। यस मैम। चूई के अंदर मैंने क्या किया, खुश थी वो जिंदगी में, क्योंकि मेरे को अल्जाइमर पढ़ना था। तो मैंने क्या किया, चूई के ब्रेन का सेल निकाला, बहुत ही खराब काम किया वैसे ये। अल्जाइमर छोड़ो, तुम इसको समझो डायबिटीज। डायबिटीज के लिए कौन सा क्या वर्क नहीं करना चाहिए डायबिटीज के लिए, कौन सा वर्क करे तो डायबिटीज हो सकती है, मिलाइटिस है। अबे कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से इंसुलिन वो हो सकती है डायबिटीज मिलाइटिस, इंसुलिन। तो इसके इंसुलिन का जीन लेट से मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय, ठीक है, इंसुलिन बनेगा नहीं इसके अंदर, तो चूहे के अंदर क्या बनना बंद हो गया, डायबिटीज। अब इंसुलिन अगर बनना बंद कर गया तो इसके अंदर कौन सी डिजीज होगी,
डायबिटीज। ऐसे खाना खिलाऊंगी मैं उसको, डायबिटीज होगी तो मैंने क्या करती है, ये जो चूहिया है ना डायबिटीज वाली, इसको मैं बोलूंगी ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हम जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब ऐसा किया मैंने क्यों? क्योंकि मैंने डायबिटीज की मेडिसिन बना रखी थी। अब मैं इसको मेडिसिन देख के देखूंगी कि इस पे वर्क करती है या नहीं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में वर्क करती है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, हम सब कुछ चूहे के ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक रैट सबसे ज्यादा होता है, लगभग 95% तो ट्रांसजेनिक रैट्स ही होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, पिग्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। अच्छा लिखिए, ओके ठीक है, समझ आया? यस अभी आपको रीजन दे रहे हैं, क्यों रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट पढ़ना चाहती हूँ। मान लो मेरे को पता है ये जीन है, मैंने यहाँ जीन निकाला, ये वाला मैंने जीन आइडेंटिफाई कर लिया लैब में, वो जीन मिल गया, मैंने इसको बोला जीन एस, क्योंकि मेरा नाम साक्षी हो, जीन एस। लेकिन जीन एस मेरी बॉडी में करता क्या, मैं कैसे पता करूंगी? मैं चूहा उठाऊंगी, उसका जीन एस निकालूंगी, क्योंकि हमारा और उसका जेनेटिक मटेरियल काफी हद तक सेम होता है। तो मैं उसी पोजीशन से जीन निकाल लूंगी, वापस डाल दूंगी उसका डीएनए। अब मैं देखूंगी उस चूहे के अंदर क्या क्या बदलाव आया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है, तो मुझे उसका फंक्शन पता चल जाएगा। मान लो मैंने जीन एस हटाया, चूहे के अंदर डाला, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके सारे बाल झड़ गए, उसके नए बाल ही नहीं आ रहे, तो मेरे को पता चल गया ना कि इस जीन का बालों से कोई रिलेशनशिप था। तो किसी भी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब अंदर के सिस्टम्स होते हैं, और डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। समझ आया? स्टडी ऑफ डिजीज, मेरे को डायबिटीज पढ़नी है तो पहले चूहे को डायबिटीज कराओ, तो उसका जीन खराब कर दो, तो स्टडी ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है, ये वाला पढ़ लेते हैं पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। Medicine required to treat certain human diseases can contain biological products, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of a portion of DNA which codes for a particular product, such as human protein, used to treat emphysema. Emphysema क्या है? मैम ये लंग्स हाँ, लंग्स डिसीज होता क्या है? किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव रीजन गेन। मैम स्मोकिंग की वजह से होता है ये। हाँ, और इसमें होता क्या है? करेक्ट। मैम जो एल्वियोली होती है वो सूख जाती है। अरे वाह, शाबाश। एल्वियोलाई सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है धुआं भरने की वजह से ना। यहाँ पे इम्यून सेल में भी मास्ट सेल आके यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं और इसको ना पूरा भरसा देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस से चेंज नहीं हो पाता। ठीक है, तो एकदम ऐसे खराब से हो जाती है। ठीक है, तो एम्फाइसीमा होता है ये। इसको ट्रीट करने के लिए जो हमें चाहिए वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन मेडिसिन हम कहाँ से है? हम मॉडिफाई कर देते हैं एनिमल को ऐसा मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से पिग को मॉडिफाई करते हैं या रैट को मॉडिफाई कर देते हैं, जिसके अंदर से ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। इस प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करके फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये याद रखिएगा ह्यूमन प्रोटीन वाला एम्फाइसीमा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दूसरा फिनाइलब्यूटिनेरिया। फिनाइलब्यूटिनेरिया कौन सी डिजीज थी? होता क्या इसे? होता क्या इसे? एंजाइम एचआईवी। मेरे को जहर की बोतल दो, बड़ी देना, थोड़ा मैं खाऊंगी थोड़ा इसको खिलाऊंगी, दोनों मर जाएंगे। ठीक है, नहीं हम सीरियस, भेजो बेटा। तू जी के क्या करेगी इस दुनिया में? ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी, और ऐसा पढ़ाने के बाद मैं भी जी नहीं पाऊंगी। साथ चलते हैं, ठीक है? नहीं चल ले बेटा, मैंने स्वर्ग जाना, मेरे साथ स्वर्ग चली जाएगी, अकेले तो मुश्किल है तेरा। अबे एड कहाँ से आ गया? कहाँ पढ़ा था? इतना ही बता दो, चैप्टर का नाम बता दो दीदी, तो मैं खुश हो जाऊं। क्या बोल रही है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 3-4 बोतलें ले आना, 3-4 बच्चों को पिलाना पड़ेगा। रहने दो, तुम भी जी पाओगे इस पापी दुनिया में। मेरे साथ चलो, ऊपर चलेंगे, मजे करेंगे। अबे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा बेटा, वही बढ़िया ऐसी वाली बीमारियां तो। सिस्टिक फिब्रोसिस भी आई थिंक वही पढ़ा है, पर छोड़ो। यस मैम। है ना, यहाँ पे इसकी डिजीज को इसने डिस्कस नहीं किया, पर ये कह रहा था इससे क्वेश्चन आया हुआ, क्योंकि एम्फाइसीमा इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा आप ब्रीदिंग में पढ़ते हो। एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ की बात कर देते हैं, रोजी को क्या किया था? उसके दूध को एनरिच करने वाला जीन डाल दिया था। तो अब रोजी जो दूध देती है ना, उस दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनकी मदर बेबी के बाद उनमें मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता,
या मदर फीड नहीं कर पा रही है या मदर एक्सपायर हो गई है, तो उस बच्चे को हम नॉर्मल मिल्क नहीं दे सकते, उसको मिल्क चाहिए होता है अच्छे न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन एंड फैट वाला। बच्चे उसमें ना बहुत प्रोटीन और फैट होता है, छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में जरूरत होती है जब वो पैदा होता है, तो उसको हम रोजी काऊ का मिल्क पिला सकते हैं। रोजी काऊ के मिल्क में आपको क्या मिलता है? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, जो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत बैलेंस होता है नॉर्मल काऊ मिल्क से। ठीक है, जैसे बकरी का दूध पिलाते हैं, सुना है आपने बकरी का दूध पिलाते हैं छोटे बच्चों को, Yes, ma'am. मतलब वो बच्चे के काम आता है, हाई प्रोटीनिशियस, मतलब अच्छा प्रोटीन होता है उसके अंदर। उसी तरीके से रोजी का मिल्क पिला सकते हैं, ये बच्चे के लिए अच्छा होगा। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी, बेटा मैंने इंजेक्शन बनाया है ना, लेट से कोविड के लिए बनाया, अब मैं सीधे इंसान को देख के उड़ा तो सकती नहीं, ये तो अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, चूहों पे आजमा के देखूंगी, चूहे के ऊपर आजमा के देखेंगे बचता है नहीं बचता है, क्या साइड इफेक्ट है। तो तुमको लिखा होता है ना दवाई के पीछे इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, तो वो साइड इफेक्ट कैसे पता चलते हैं, हम ये एनिमल्स के ऊपर ही ट्राई करके देखते हैं। पहले राइट माउस पे देखते हैं, फिर उसके बाद हम मंकीज पे देखते हैं, फिर हम लोग ह्यूमन के लिए रिलीज करते हैं उसको। ठीक है, तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि आपने डोज देखी है, कभी लिखा होता है कि दवाई की कोई पर्टिकुलर डोज होती है, आपने ऐसे देखा भी होगा, क्रोसिन देखी होगी, बीच में से लाइन होती है, आप उसको तोड़ सकते हो, यो मैम 200 ग्राम्स है ना, 100 ग्राम्स। तो कैसे डिसाइड हो गया कि अगर मैं हूं, मैं एडल्ट हूं, तो मेरे को 600 की वैल्यू दे दी जाएगी खाने के लिए, है ना, लेकिन तुम बच्चों तुमको 100 की देंगे, क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है कि छोटे बच्चे को हम 100 की वैल्यू 600 वैल्यू दे दें किसी भी मेडिसिन की, तो भाई उसके अंदर पॉइजन का काम कर सकती है। तो मेरे को कैसे पता चला पॉइजन का काम करती है? हम किसी माइस को उठाते जंगली, ठीक है, ये लो इसको मारेंगे, मैम ठीक है, पहले मैं इसको 100 का डोज दूंगी, 100 ग्राम्स का, ये मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम का डोज दिया, बढ़िया चल रहा है। फिर 200 मिलीग्राम का दूंगी, बढ़िया चल रहा है। 300 मिलीग्राम का दूंगी, देती रहूंगी मैं इसको डोज जब तक कि मरता नहीं। ठीक है, जिस डोज पे जाके मर गया, लेट से ही जाके मर गया 1000 मिलीग्राम पे, मेरे को पता चल गया 1000 मिलीग्राम पे ना ये जो दवाई है ना ये घातक है, मृत्यु का कारण बन सकती है। तो मैंने इसकी टॉक्सिसिटी डिटरमाइन कर ली कि 1000 मिलीग्राम में ये टॉक्सिक है। अब मैं अलग अलग एज के माइस पे वर्क करूंगी, या छोटे बच्चे में तो टॉक्सिसिटी कितने में मर गया था वो छोटा बच्चा, तो सीधा 500 मिलीग्राम में ही मर गया, तो उसके लिए ये टॉक्सिसिटी है। तो किसी भी ड्रग, कोई भी केमिकल होता है, कोई भी मेडिसिन होती है, वो कब टॉक्सिक हो जाएगी उसको भी जज हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल में करते हैं, समझे? यस मैम Yes, ma'am. तो बहुत सारे मृत्यु के हम रीजन है। उसके बाद एथिकल इशू, एथिकल इशू अब तुम देख रहे हो ऊपर हमने क्या किया है, कितने तो चूहे मार दिया मैंने इसी एग्जांपल में, तो एथिकल इशू तो है ही है ना, कि तो यार तुम्हारा जो मन करता करते हो, तो एथिकली इनकरेक्ट है, राइट? अब मेडिसिन बनाने के लिए राइट वगैरह तो यूज होंगे, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा भी कर देते हैं, कुछ भी बना के कुछ भी टेस्टिंग कर रहे हो, तो कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए कि अगर आप एनिमल किलिंग करोगे भी तो आप इस तरीके से किल कर रहे हो कि उनको ज्यादा पेन ना हो, है ना। कुछ लोग तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, वो तो ज्यादा खतरनाक है, तो आपको एक एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से, कौन देखता है कि यार एनिमल के साथ क्रुएलिटी नहीं हो रही है? इंडियन गवर्नमेंट देखती है, इंडियन गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल्स की होती है वो देखती है अच्छे से। उसके अंदर भी कौन सी कमेटी है जो ध्यान रखेगी, दैट इज जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये भाई अप्रूव करती है कि क्या आप कौन सा एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो, कौन सा नहीं लगा सकते हो, ठीक है, और ये इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। तो जीईएसी की फुल फॉर्म आती है ताकि रिसर्च हो लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नहीं तो इंसानों का क्या है, इन्होंने उठा के इंसान के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर दिया ना, इनको कुछ नहीं पता, तो इन्होंने सेट कर रखा है, ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर कोई एनिमल एक्सटिंक्शन की रेट पर है ना, लेकिन किसी का मन कर रहा है कि मेरे पास मेडिसिन आई, आज हम लोग शेर पे लगा के देखते हैं, तो उसको बेहोश करके उस पर लगा देंगे, इनका क्या है? तो ये डिसाइड करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जो एक्सटिंक्शन की रेट पे आप उन एनिमल्स को छेड़ोगे ही नहीं, आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। माइस वगैरह की पॉपुलेशन आराम से बढ़ जाती है तो आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड है, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। ये तो ट्रस्ट मी, रिसर्च लैब में टॉर्चर कर देते हैं, मैं बता नहीं सकती, ऐसे ही हो जाएगा, मैंने नाम बता दिया, लेकिन रिसर्च लैब में सच में सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए टॉर्चर कर सकते हैं। बनता है 100, वो ये दिखाना चाहते थे एक एक्सपेरिमेंट में कि ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ है बॉडी में, तो उन्होंने क्या करा, इंजेक्शन दिया माइस को, और उस इंजेक्शन में ना ब्लू कलर की इंक डाल दी, ठीक है। अब ब्लड के अंदर इंक डाली है, तो अगर अब मैं माइस को अंदर से देखूंगी तो मुझे सारे ही ब्लड वेसल में ब्लू कलर दिखाई देगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. दिखाना चाहते थे ये चीज, तो उन्होंने क्या किया, जिंदा माइस। अब क्या है ना कि अगर आपको देखनी है सारी ब्लड वेसल्स, माइस का जिंदा होना जरूरी था, तभी तो ब्लड फ्लो करेगा।
वो मर गया तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जिंदा माइस रखा, पहले उसको इंजेक्शन लगाया, बेहोश किया, इंजेक्शन लगाया, उसको जिंदा रखा, फिर उसको पूरा खोल दिया, ठीक है, पूरा उसको ऐसे खोल दिया। अच्छा हम लोग खोलते तो थे, लेकिन हम उसको बाद में स्टिचेस भी लगा देते थे, फिर वो हील कर जाता। तो माइस की ना हीलिंग पावर बहुत कमाल की होती है, मतलब आप, मैं नहीं बताऊंगी यार, तुम एक्सपेरिमेंट कर दोगे, तो बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है। तो उन्होंने खोल दिया और हमें ब्लड वेसल दिख रही है ब्लू कलर की, बढ़िया से, तो चलो बढ़िया है, हमें लगा खोला ही है। उसके बाद वो पागल हो गई, उसने कहा दिमाग में भी दिखाऊंगी, तो अच्छा देखना तो नहीं था हमें, छोड़ो। लेकिन भाई उसने दिमाग में दिखाने के लिए क्या किया, टेक्निकली यहाँ से चीरा लगा के उन्होंने स्कल को तोड़ना था, तो डेफिनेटली माइस ने मरना था। कायदे से एथिक्स क्या कहते हैं कि आप ना जब भी एनिमल को ओपन करते हो और आपने उसको किल ही करना है, तो आप उसके हार्ट पे पंचर कर देते हो। जो हमारे प्रोफेसर ने हमें सिखाया था कि आप उसके हार्ट पे पंचर कर दो, ताकि वो सोते सोते मर जाए, उसको पेन ना फील हो, वो तो बेहोश है ना। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे चीरा लगाने की कोशिश करी, लेकिन उससे ये हुआ नहीं, और हमारे सभी जिंदा है और हम देख रहे हो उसको। उसने ये किया, उसको यहाँ से कट करना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले उसने यहाँ से उसको बहुत देर रब करा, और हम ऐसे डरते रहो, उसके बाद उसने उसको यहाँ से कट कर दिया। तो इतना डरावना सीन था ना, मेरे को आज भी याद है। इसके लिए और ये बने हैं, ये ऐसी चीजों को बैन करते हैं। तो अगर जब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, तो जब रिपोर्ट होता है तो इंस्टीट्यूट में बैन ही हो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, लाइसेंस कैंसिल होते हैं इसकी वजह से। समझ आया, जरूरी है ये, बढ़िया चीज है। Yes, ma'am. एनीवेज डेंजरस, एनीवेज याद रखना। अच्छा अब आती है चोरी चकारी। चोरी चकारी का क्या है कि हमारे यहाँ से स्पेशली इंडिया में तो केरला हो गया, साउथ इंडिया, यहाँ पर बहुत हर्ब्स है, यहाँ पर इतने हर्ब्स है कि लोग मेडिसिन लेते ही नहीं है, आयुर्वेदिक से ठीक कर लेते हैं आधी चीजें, और सच में कर लेते हैं, इफेक्टिव हर्ब्स है यहाँ की। साउथ में फ्रूट्स का टेस्ट भी बहुत अलग है और वेजिटेबल का टेस्ट भी अलग है, ज्यादा जूसी है। तो यहाँ की मिट्टी कुछ इस तरीके है कि बहुत अच्छे हर्ब्स है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से चीजें ले जाते हैं फॉरेन में, उसको थोड़ा सा लैब में मॉडिफाई करके कहते हैं हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट तो इंडियन है, तुम्हारा कहाँ से हो गया। तो ऐसे जंगलों से, स्पेशली अमेज़न रेन फॉरेस्ट हो गया, या मेडागास्कर हो गया, इक्वाडोर हो गया, इन जगहों से ना लोग चीजें ले जाते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं और बोल देते हैं हमारा प्रोडक्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट है, मैंने गवर्नमेंट में बोल दिया, उसको कहते हैं पेटेंट। पेटेंट मतलब है लीगली मेरा प्रोडक्ट है, तुम छू नहीं सकते। अगर तुमने छुआ तो तुम मुझे पे करोगे उसके लिए, मतलब जो तुम पैसा दे रहे हो ना उसको खरीदने के लिए, उसका कुछ परसेंट मेरे पास आएगा, उसको कहते हैं पेटेंट। हर कंपनी का अपना पेटेंट होता है। तो वैसे ही 1997 में अमेरिका वाले हमारे यहाँ से बासमती ले गए थे, उसको मॉडिफाई करके उन्होंने पेटेंट ले लिया, कहते हैं वो हमारे बासमती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बासमती की खेती कर रही हूँ तो मुझे उसको पैसे भेजने पड़ेंगे अमेरिका में, क्योंकि उसका पेटेंट है, लेकिन प्रोडक्ट तो इंडिया का था। तो अगर मेरा प्रोडक्ट बिना डॉक्यूमेंटेशन के मुझे बनाए, मेरे परमिशन के बिना ले जाके कोई पेटेंट करा ले, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बायो। It is a term used to refer the use of bioresources by multinational companies and other organization without proper authorization. बिना पेपर वर्क के मेरे को मेरा कंपनसेशन दिए, अपने आप उसने पेटेंट करा लिया, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं था, उसको कहते हैं बायोबैग्स। इसकी डेफिनेशन पे कुछ ना समझा। मैम। बैक क्वेश्चन देख लिया करो। बैक क्वेश्चन आपको ये जरूर बता देता है कि चीजें इंपॉर्टेंट कौन सी है, चाहे तुमको थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन ये तुमको ये बता देगा चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, रिड्रॉक्सिन जिसको कहते हैं। तो बैक क्वेश्चन को एक बार देख लिया करो। देखो क्राई प्रोटीन, एडी, ये सब कुछ तो तुमने मेन पढ़ा होगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, गोल्डन राइस, ठीक है, प्रोटीएसिस न्यूक्लियसिस की बात कर रहे हैं, प्रोटीन तोड़ने वाले, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने वाले, समझे। यो मैम। अरे ओ पागल, ओ पागल, ऐसा नहीं की क्या बात थी। चलो अब जिसको डाउट है वो